एपिसोड 171 टू 180। अध्याय 171 कक्षा 5 के जादुई जीव द्वारा उत्पन्न सनसनी। दो चौथे और पांचवें दर्जे के जादुई जीव के बीच केवल एक स्तर का अंतर था, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर था। तियान युआन महाद्वीप पर चौथे दर्जे के जादुई जीव कोई खास नहीं थे, लेकिन पांचवें दर्जे के जादुई जीव बेहद कीमती थे। इसका कारण ये था कि पांचवें दर्जे के जादुई जीव चौथे दर्जे के जादुई जीव से कहीं अधिक शक्तिशाली थे, जिसके कारण उन्हें पकड़ना या मारना बहुत मुश्किल था। पांचवीं श्रेणी के जादुई जीव असाधारण बुद्धि से संपन्न होते हैं। इन जीवों को जन्मजात लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि उनकी शक्ति समान स्तर के मानव जीवों से कहीं अधिक होती है। इसलिए आमने सामने की लड़ाई में किसी मानव विशेषज्ञ के लिए पांचवीं श्रेणी के जादुई जीव को मारना बहुत कठिन होता है। इसके अलावा पांचवीं श्रेणी के जादुई जीवों का एक गुप्त नियम भी था। यदि वे आपस में लड़ते और एक दूसरे को मार डालते तो अन्य पांचवीं श्रेणी के जादुई जीव हस्तक्षेप नहीं करते। हालांकि यदि कोई मानव विशेषज्ञ उन्हें परेशान करता तो वे एक दूसरे को बुलाते और एकजुट होकर खतरे का मुकाबला करते। यही कारण था कि पांचवीं श्रेणी के जादुई जीव का शरीर इतना दुर्लभ होता था। जियान चेन को लगा कि बाहर सड़कों पर बजने वाला घंटा अप्रत्याशित था। हालांकि वह जानता था कि हेवनली फीनिक्स ऑक्शन हाउस पांचवें दर्जे के जादुई जीवों की घोषणा करेगा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वे इस तरह से घोषणा करेंगे। घंटी बजने और पटाखों की आवाज़ से सड़कें गूंज उठीं। वार्षिक हेवनली फीनिक्स नीलामी घर की घोषणा आधिकारिक रूप से हो गई थी। इस घोषणा के साथ ही आधे दिन से भी कम समय में पूरे फीनिक्स शहर को पता चल जाएगा कि नीलामी में पांचवीं श्रेणी के जादुई जीव बेचे जा रहे हैं। द्वितीय श्रेणी के शहर में पांचवीं श्रेणी के जादुई जीव की बिक्री एक दुर्लभ घटना थी, जिसने कई लोगों को चौंका दिया। हेवनली फीनिक्स ऑक्शन हाउस के लिए यह एक अभूतपूर्व घटना थी, और यह कहा जा सकता है कि उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। न केवल पूरे फीनिक्स शहर को पांचवीं श्रेणी के जादुई जीव के बारे में पता था, बल्कि फीनिक्स शहर के आसपास के शहरों को भी इसकी जानकारी थी। कुछ समय बाद यह खबर 500 किलोमीटर दूर तक फैल गई कि हेवनली फीनिक्स ऑक्शन हाउस एक पांचवें दर्जे के जादुई जीव की नीलामी करने जा रहा है। देखते ही देखते हर प्रभावशाली शक्ति को पांचवें दर्जे के जादुई जीव के बारे में पता चल गया और वे फीनिक्स शहर की ओर चल पड़े। फीनिक्स शहर के केंद्र में एक शांत हवेली थी जो बाकी सभी से कहीं ऊंची खड़ी थी। हवेली के द्वार पर 10 कवचधारी रक्षक मूर्ति की तरह स्थिर खड़े थे। द्वार के ऊपर एक तख्ती लगी थी जिस पर 3 शब्द लिखे थे, शहर के स्वामी की हवेली। उन सुनहरे शब्दों को पढ़ने वाले हर व्यक्ति को शक्ति का एहसास होता था। ये हवेली वास्तव में फीनिक्स शहर के स्वामी की हवेली थी। महल के पीछे स्थित खूबसूरत बगीचे में सफेद वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति एक विशाल तलवार से मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा था। फूलों के बगीचे में घूमते हुए उसकी हरकतें तेज और सहज थीं। हर वार के साथ उसकी तलवार हवा में लहराती हुई छाया की लकीरें छोड़ती जा रही थी। तलवार की गति इतनी तेज थी कि उसकी सटीक स्थिति का पता लगाना लगभग असंभव था, क्योंकि हवा में संत शक्ति का भी भरपूर प्रवाह था। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग गृहस्वामी आगे बढ़ी और गुलाब के बगीचे में मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे व्यक्ति को देखते हुए बोली, मालिक, अभी अभी एक खबर आई है। वार्षिक हेवनली फीनिक्स नीलामी घर में 2 पांचवें दर्जे के जादुई जीवों की नीलामी की जाएगी। क्या? एक पांचवीं श्रेणी का जादुई राक्षस? अधेड़ उम्र के व्यक्ति के हाथों में मौजूद तलवार अचानक रुक गई और वह हैरान होकर नौकर की ओर मुड़ा। नौकरानी चेंग, तुमने अभी क्या कहा? नौकर ने अपनी तलवारें फिर से लहराईं, जिससे अधेड़ उम्र के व्यक्ति का चेहरा और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गया। अविश्वास से भरे भाव से उसने कुछ संदेह के साथ पूछा, नौकर चेंग, क्या हेवनली फीनिक्स नीलामी घर सचमुच एक पांचवीं श्रेणी का जादुई जानवर बेच रहा है? मेरे स्वामी, ये खबर स्वयं हेवनली फीनिक्स ऑक्शन हाउस ने दी थी। एल्डर शियू ने भी इसकी पुष्टि की, इसलिए यह बिल्कुल सच था। पिछले 12 सालों में मैंने फीनिक्स शहर में पांचवीं श्रेणी के जादुई जीव को सिर्फ 3 बार देखा है। इसलिए पांचवीं श्रेणी के जादुई जीव की नीलामी की खबर सुनकर मुझे कई सालों में पहली बार है। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने सोचते हुए अपनी भौहें सिकुड़ीं और फिर पूछा, गृहस्वामी चेंग, क्या आप जानते हैं कि इन 2 पांचवीं श्रेणी के जादुई जीवों के लिए कौन जिम्मेदार है? इतनी कीमती चीज़ों का हमारे फीनिक्स शहर में आना बहुत अजीब बात है। बुजुर्ग शियू को नहीं पता। इस जवाब का अनुमान उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को पहले से ही था और उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं दिखी। एक पल के लिए सिर झुकाकर उसने कहा, गृहस्वामी चेंग, हेवनली फीनिक्स नीलामी घर जाओ और मालिक जोल तियान को हवेली में आमंत्रित करो। जी महाराज। ... फीनिक्स शहर में एक अन्य स्थान पर स्थित आवास में एक विद्वान स्वभाव वाले बुजुर्ग व्यक्ति अपने अध्ययन कक्ष में कुछ पुस्तकें पढ़ रहे थे। उसी क्षण दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। उस आदमी ने अपनी भौहें सिकुड़ी और कुछ असंतुष्टि के साथ कहा, कौन है? क्या मैंने यह नहीं कहा था कि अध्ययन कक्ष में रहते हुए मुझे परेशान न किया जाए? पिताजी, आपका बेटा एक रिपोर्ट लेकर आया है। तो फिर अंदर आ जाओ। दरवाजा खुला और काले वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया। पिताजी, अभी अभी एक खबर आई है। पांचवें दर्जे के एक जादुई जीव की नीलामी आज रात हेवनली फीनिक्स नीलामी घर में होगी। क्या? पांचवीं श्रेणी का जादुई जीव? बुजुर्ग व्यक्ति चौंक गया। उसने तुरंत अपने हाथ में रखी किताब नीचे रख दी और मेज से मुंह फेरकर अपने बेटे की ओर देखते हुए बोला, जियान, क्या ये सच है? आपके बेटे ने स्वयं हेवनली फीनिक्स ऑक्शन हाउस जाकर इसकी पुष्टि की है। ये निसंदेह सच है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने विश्वासपूर्वक सिर हिलाया। क्लास 2 शहर में क्लास 5 का जादुई जीव मिलना बेहद दुर्लभ है। हेवनली फीनिक्स ऑक्शन हाउस को ये क्लास 5 का जादुई जीव कहाँ और कैसे मिला? बुजुर्ग ने बुदबुदाते हुए कहा। उनकी आंखों में एक चमक थी जब उन्होंने अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर देखा। जियान, क्या तुम्हें पता है कि हेवनली फीनिक्स ऑक्शन हाउस क्लास 5 मॉन्स्टर कोड, क्लास 5 के जादुई जीव का बच्चा या क्लास 5 के जादुई जीव का शरीर बेच रहा है? आपके बेटे को नहीं पता? हेवनली फीनिक्स ऑक्शन हाउस ने वह जानकारी देने से इनकार कर दिया। कुछ ही लोगों को वह जवाब पता है और आपका बेटा भी उसका पता नहीं लगा पाया।
तुरंत पता लगाओ, बुजुर्ग ने कहा। हाँ, पांचवी श्रेणी के जादुई जीव की खबर ने न केवल फीनिक्स शहर के लोगों को बल्कि क्षेत्र के प्रभावशाली और शक्तिशाली लोगों को भी दिलचस्पी पैदा कर दी थी। अगले कुछ दिनों तक हर दिशा से अनगिनत लोग फीनिक्स शहर में आते रहे। जैसे जैसे इमारतें पूरी तरह भरती गईं, सराय और रेस्तरां के वेटर और कर्मचारी भी भागदौड़ में जुटते रहे। मेहमानों की संख्या बढ़ने के साथ साथ सराय के दाम भी तेजी से बढ़कर सामान्य से 10 गुना हो गए। इसी समय शहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई क्योंकि हर इलाके में सैनिकों के दल गश्त करते नजर आ रहे थे। बीच बीच में जियान चेन किनारे खड़े होकर स्थिति का जायजा लेते रहते थे। बाकी के कुछ पल वे साधना में व्यतीत करते थे। वे अपनी संत शक्ति को पूरी तरह से निखारने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। कमरे का किराया मूल कीमत से 10 गुना बढ़ जाने के बावजूद जियान चेन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अध्याय 172 नीलामी की शुरुआत। इस समय तक फीनिक्स शहर में क्लास 5 बीस्ट की खबर के कारण अमीर और गरीब लोग एक साथ रहने लगे थे। इस खबर ने न केवल शहर के प्रभावशाली लोगों को आकर्षित किया था बल्कि बाहरी शक्तियों को भी प्रभावित किया था। इसी दौरान हेवनली फीनिक्स नीलामी घर के आसपास का इलाका अजीबोगरीब हो गया था। लगभग हर दिन तरह तरह के सजे धजे लोग नीलामी घर के आसपास मंडराते रहते थे और नीलामी घर में आने जाने वाले लोगों पर हमेशा कोई न कोई निगाह रखता था। हालांकि हेवनली फीनिक्स ऑक्शन हाउस ने इस बात को गुप्त रखने की पूरी कोशिश की थी कि वास्तव में क्या बेचा जा रहा था, लेकिन ये कागज से आग बुझाने की कोशिश करने जैसा था। हर प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा मामले की छानबीन करने के बाद नीलामी से एक दिन पहले तक 5वीं श्रेणी के 2 जादुई जीवों और उनकी उत्पत्ति के बारे में अधिकांश जानकारी सामने आ चुकी थी। वहां 2 5वीं श्रेणी के जादुई जीवों के शरीर थे जिनमें उनके राक्षसी मूल नहीं थे और एक रहस्यमय व्यक्ति था जो कम से कम एक पृथ्वी संत गुरु होना चाहिए था। ये वह सारी जानकारी थी जो हर प्रभावशाली शक्ति हासिल कर सकती थी। हालांकि यह उनकी उम्मीदों से परे था, लेकिन इससे कक्षा 5 के जादुई जीवों को लेकर उनका उत्साह कम नहीं हुआ। फीनिक्स शहर के एक रेस्तरां में कुछ अधेड़ उम्र के पुरुष एक तंग कमरे में एक साथ बैठे थे। नजर रखो, मैं सबको इस मामले की छानबीन करने का आदेश देता हूँ। हमें पता लगाना ही होगा कि इन 2 5वीं श्रेणी के जादुई जीवों के लिए कौन जिम्मेदार है। 5वीं श्रेणी के मॉन्स्टर कोर निश्चित रूप से उसी के पास हैं। कल जब नीलामी शुरू होगी वह आदमी जरूर आएगा, इसलिए नीलामी घर में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति पर कड़ी नजर रखो। सफेद वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आदेश दिया। फीनिक्स शहर के एक आलीशान महल में एक सम्मानित व्यक्ति मेज पर बैठे अन्य अधेड़ उम्र के पुरुषों और बुजुर्गों को देखते हुए बोला, अभी तक 5वीं श्रेणी के जादुई जीव की खबर पुष्ट हो चुकी है। हालांकि ये केवल शरीर हैं जिनमें राक्षसी कोर नहीं है, फिर भी इनकी कीमत बहुत अधिक होगी। कहा जाता है कि 5वीं श्रेणी के जादुई जीव का मांस खाने से शक्ति में काफी वृद्धि होती है। यहाँ तक कि 5वीं श्रेणी के जादुई जीव का रक्त भी आंतरिक अंगों को मजबूत कर सकता है, जिससे पृथ्वी संत गुरु को भी लाभ हो सकता है। इसलिए हमें हर हाल में उन 2 5वीं श्रेणी के जादुई जीवों को खरीदना होगा, और अगर हम दोनों को नहीं भी खरीद सकते तो कम से कम एक तो अवश्य प्राप्त करना होगा। साथ ही 2 5वें दर्जे के मॉन्स्टर कोर अभी भी उसी व्यक्ति के पास होने चाहिए। 5वें दर्जे के मॉन्स्टर कोर शरीर से भी अधिक कीमती होते हैं और फीनिक्स शहर में इन्हें पाना बहुत मुश्किल है। हमारे हुआंगपो कबीले को इन्हें हर हाल में हासिल करना होगा। कल आप सब कुछ आदमियों को लेकर आइए और पता लगाइए कि कौन इन जादुई जीवों की नीलामी कर रहा है। महाराज, हालांकि रिपोर्टों में कहा गया है कि 5वीं श्रेणी के जादुई जीवों को प्राप्त करने वाला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं था, लेकिन जिस तरह से उसने उन्हें हासिल किया उससे ये साबित होता है कि मामला उतना सरल नहीं है जितना हमने सोचा था। मेरा अनुमान है कि कोई उच्च स्तरीय विशेषज्ञ उसका समर्थन कर रहा है। एक अन्य सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने आदरपूर्वक कहा। असंभव, खड़े हुए अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। हमें जो खबर मिली है वह एकदम स्पष्ट है। ये दोनों 5वीं श्रेणी के जादुई जीव आपस में लड़ते हुए मारे गए, इससे पहले कि उन्हें इकट्ठा किया जाता। राक्षसी कोर निकालते समय उन पर हुए कृत्रिम घावों को देखते हुए वह व्यक्ति बिल्कुल भी शक्तिशाली नहीं है, इसलिए सबकी चिंताएं व्यर्थ हैं। भगवान सचमुच बुद्धिमान है। ये बूढ़ा आदमी तो पूरी तरह से भ्रमित था। बुजुर्ग ने आदरपूर्वक अपने हाथ जोड़े और वापस बैठ गए। ठीक है, समय कम बचा है। अब मैं कल के पुनर्व्यवस्थापन के बारे में बात करना चाहूंगा। घोर अंधेरी रात में फीनिक्स शहर काफी शांत था। सड़कों पर केवल एक ही दल गश्त कर रहा था। अब जब सभी प्रभावशाली शक्तियां एकत्रित हो चुकी थीं, शहर में शक्तिशाली और कमजोर लोगों का मिश्रण था, इसलिए शहर के स्वामी के पास शांति बनाए रखने के लिए रात में कुछ पहरेदारों को गश्त पर लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फीनिक्स शहर के चारों ओर से दबी हुई बातचीत और आदेशों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। ये सभी बातें 5वीं कक्षा के जादुई जीवों और उन्हें नीलाम करने वाले रहस्यमय व्यक्ति से संबंधित थीं। रात जल्दी बीत गई। भोर ने अंधेरे आसमान को चीरते हुए क्षितिज से रोशनी बिखेरी, जो हेवनली फीनिक्स ऑक्शन के उद्घाटन दिवस का संकेत था, जिसने काफी देर पहले अपने द्वार खोल दिए थे। विशाल द्वारों को रिबन और लालटेन से सजाया गया था और लोग और कर्मचारी इमारत में आते जाते रहे। दूर कई सजे धजे लोग नीलामी घर के खुलने का इंतजार कर रहे थे। आज हेवनली फीनिक्स ऑक्शन हाउस में वार्षिक नीलामी का दिन था। पहले ये दिन हमेशा हेवनली फीनिक्स ऑक्शन हाउस के लिए सबसे व्यस्त दिन होता था, लेकिन आज यहाँ दुर्लभ श्रेणी 5 के जादुई जीव बिक्री के लिए थे। इस वर्ष तो पहले के वर्षों की तुलना में कहीं अधिक चहल पहल थी। दिन की धूप निकलने से पहले ही द्वार पर कई लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। भोर होते ही सूरज उग उठा और उसकी लालिमा से धरती उसकी गर्म रोशनी में नहा गई। धीरे धीरे लोग हेवनली फीनिक्स ऑक्शन हाउस के पास इकट्ठा होने लगे और आसपास की सड़कें भर गईं। गाड़ियों के काफिलों को आने जाने और पार्किंग ढूंढने में बेहद मुश्किल होने लगी। कई लोग कम से कम 2 घंटे से इंतजार कर रहे थे, तब जाकर घंटों की तेज आवाज और पटाखों की गूंज सुनाई दी। इस साल की वार्षिक नीलामी आखिरकार शुरू हो गई।
इस साल की नीलामी पिछली नीलामियों से अलग थी। पहले भाग लेने के लिए हर व्यक्ति को प्रवेश शुल्क देना पड़ता था और इस साल भी यही नियम लागू था। हालांकि 5वीं श्रेणी के जादुई जीवों की वजह से इस साल प्रवेश शुल्क पहले से भी ज्यादा था। पिछले साल ये शुल्क 5 सोने के सिक्के था, लेकिन इस साल ये 10 गुना ज्यादा था। अब इसकी कीमत 50 सोने के सिक्के थी। हालांकि कीमतों में इस बढ़ोतरी से कई लोग नाखुश हुए, लेकिन इससे पैसे वाले लोग पीछे नहीं हटे। साथ ही इससे वे लोग भी चले गए जो सिर्फ तमाशा देखने आए थे और कुछ खरीदने वाले नहीं थे। इस तरह कक्षा 5 के जादुई जीवों में अत्यधिक रुचि रखने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त जगह बन गई। नीलामी घर के द्वार खुलने के बाद जिन लोगों के पास पहले से टिकट थे और जो काफी देर से बाहर इंतजार कर रहे थे, वे एक सीधी पंक्ति में प्रवेश द्वार से अंदर जाने लगे। जियान चेन ने वही अधेड़ उम्र के व्यक्ति का वेश धारण कर लिया था जो उसने हेवनली फीनिक्स नीलामी घर में प्रवेश करते समय धारण किया था। भीड़ में घुलमिलकर वह धीरे धीरे नीलामी घर के भीतर चलने लगा। जैसे ही वह हेवनली फीनिक्स ऑक्शन हाउस के भीतरी गलियारों में पहुंचा, उसकी नज़र एक विशाल खुले मैदान पर पड़ी। वह स्थान दूर दूर तक फैली सीटों की सुव्यवस्थित पंक्तियों से भरा हुआ था। ये स्पष्ट था कि सीटों की संख्या 1000 से अधिक थी। अध्याय 173 कक्षा 5 के जादुई जानवर की नीलामी। इस क्षेत्र में 2 मंजिलों में बैठने की व्यवस्था थी और दोनों मंजिलों को मिलाकर कुल 10,000 से अधिक सीटें थीं। प्रत्येक सीट के दोनों ओर विशिष्ट अतिथियों के लिए दर्जनों निजी कमरे बनाए गए थे, जिनमें से प्रत्येक को रंगीन कांच की दीवार से अलग किया गया था। अंदर से वे बाहर का दृश्य स्पष्ट रूप से देख सकते थे, लेकिन बाहर से कोई भी अंदर की गतिविधियों को नहीं देख सकता था। सामने 2 मीटर ऊंचा एक स्टैंड था जहां वस्तुओं की नीलामी होनी थी। फिलहाल स्टैंड के अधिकांश हिस्से को एक बड़े कपड़े से ढका गया था, जिससे किसी को भी ये दिखाई नहीं दे रहा था कि उसके नीचे क्या छिपा है। एक अपेक्षाकृत अलग थलग जगह ढूंढकर जियान चेन शांति से बैठ गया और नीलामी शुरू होने का इंतजार करने लगा। उसके आसपास के सभी लोग भी धीरे धीरे शांत होने लगे थे। कुछ समय बाद नीलामी हॉल पूरी तरह से भर गया था और हर खाली जगह लोगों से खचाखच भरी हुई थी। लोग एक दूसरे से सटकर खड़े थे। जैसे ही सभी सीटें भर गईं और सब लोग बैठ गए, आसमान में सुनहरे रंग की आतिशबाजी का एक जोरदार धमाका हुआ। सामने छिपा हुआ स्टैंड धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और उस पर लिपटा लाल कपड़ा भी ऊपर उठने लगा और उसके अंदर छिपी रहस्यमयी चीजें धीरे धीरे दर्शकों के सामने प्रकट होने लगीं। स्टैंड के ऊपर लगभग 60 वर्ष का एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था और उसके सामने लाल रंग की लकड़ी की मेज थी। बुजुर्ग ने अपना गला साफ करते हुए और जोर से घोषणा करते हुए दर्शकों पर नजर डाली। माननीय अतिथिगण, हमारे हेवनली फीनिक्स ऑक्शन हाउस की वार्षिक नीलामी में भाग लेने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं शियू गेरोंग इस वर्ष की नीलामी का मेजबान हूं और मुझे आशा है कि आज सभी को कोई ना कोई ऐसी वस्तु जरूर मिलेगी जिसे वे खरीदना चाहेंगे। बुजुर्ग ने बोलने से पहले एक बार फिर गला साफ करने के लिए कुछ पल का विराम लिया और फिर कहा, इस साल हेवनली फीनिक्स ऑक्शन हाउस में सबसे ज्यादा भीड़भाड़ रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस साल हम 2 बहुमूल्य वस्तुओं की नीलामी करने जा रहे हैं जिनकी घोषणा हमारे हेवनली फीनिक्स ऑक्शन हाउस ने पहले ही कर दी है। ये वस्तुएं क्या हैं, मुझे यकीन है कि यहाँ मौजूद कई लोग पहले से ही जानते हैं, इसलिए मैं एल्डर शियू इनके बारे में और अधिक बताने में समय बर्बाद नहीं करूंगा। अच्छा, तो मैं घोषणा करता हूं कि नीलामी अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो रही है। मुझे नहीं लगा था कि इस साल की नीलामी के आयोजक में एक संत गुरु जैसी शक्ति होगी। जियान चेन ने मन ही मन बुदबुदाया। जब वह बुजुर्ग बोल रहे थे तो उन्होंने अपनी संत शक्ति का उपयोग करके अपनी आवाज़ को इतना बढ़ा दिया था कि नीलामी हॉल में मौजूद हर कोई उसे सुन सके। बुजुर्ग की बात सुनते ही 10 आदमी अचानक मंच की ओर बढ़े और उसे घेर लिया। उनकी निगाहें दर्शकों पर ठंडी निगाहों से टिकी थीं, मानो वे अंगरक्षक के रूप में अपनी भूमिका का प्रदर्शन कर रहे हों। इसके बाद एक युवा सुरुचिपूर्ण महिला धीरे धीरे स्टैंड के पीछे से प्रकट हुई। लाल कपड़े से ढकी एक ट्रे को उसने हाथ में ऊंचा उठाया और कुशलतापूर्वक मेजबान की ओर बढ़ी। उसने बड़ी सावधानी से ट्रे को मेजबान के सामने मेज पर रख दिया। माननीय अतिथिगण, अब हम पहली वस्तु की नीलामी शुरू करेंगे। ये छिपी हुई वस्तु क्या है, मैं आप सभी को बताऊंगा। इतना कहकर मेजबान ने कपड़ा पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और अचानक उसे फाड़ दिया, जिससे हथेली के आकार की जैद की बोतल दिखाई दी। सबसे पहली वस्तु है चमत्कारिक 100 जड़ी बूटियों की गोली। सम्मानित अतिथिगण, जो इस वस्तु से परिचित नहीं है उनके लिए बता दें कि यह एक दुर्लभ औषधि है जिसमें 100 जड़ी बूटियों का औषधीय गुण समाहित है। संकट के समय में ये औषधि एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच साबित हो सकती है। इस बोतल में चमत्कारी 100 जड़ी बूटियों की 5 गोलियां हैं और इसकी शुरुआती कीमत 10 बैंगनी सिक्के है। हर नई बोली के साथ एक अतिरिक्त बैंगनी सिक्का जुड़ जाएगा। आप बोली लगाना शुरू कर सकते हैं। 11 बैंगनी सिक्के, 12 बैंगनी सिक्के, 13 बैंगनी सिक्के, 15 बैंगनी सिक्के, ... मेजबान के भाषण समाप्त होते ही श्रोतागण चमत्कारिक 100 जड़ी बूटी की गोली के लिए आपस में झगड़ने लगे। इस औषधि में अत्यंत शक्तिशाली उपचार क्षमता थी, जो न केवल शारीरिक घावों को बल्कि आंतरिक चोटों को भी ठीक कर सकती थी। इस गोली को खाने के बाद घाव तुरंत ठीक हो जाते थे। हालांकि किसी तेजस्वी संत गुरु द्वारा उपचार किए जाने की तुलना में इसका उपचार प्रभाव काफी कम था, फिर भी यह औषधि सभी को पसंद आई। तियान युआन महाद्वीप में तेजस्वी संत गुरु दुर्लभ थे और उनकी प्रतिष्ठा के कारण केवल कुछ प्रभावशाली कुलों को ही तेजस्वी संत गुरु की सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त था। इसलिए तियान युआन महाद्वीप में जड़ी बूटियों से बनी औषधियों का व्यापक प्रचलन था। उपचार में उनका प्रभाव जितना अधिक होता था, वे उतनी ही महंगी होती जाती थीं। जियान चेन आसपास के लोगों को दवा के लिए लड़ते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। हालांकि चमत्कारिक 100 जड़ी बूटी की गोली में जबरदस्त उपचार क्षमता थी, लेकिन वह एक तेजस्वी संत गुरु की तरह तेजस्वी संत शक्ति को नियंत्रित कर सकता था, इसलिए ये दवा उसके लिए पूरी तरह से बेकार थी। एक भयंकर लड़ाई के बाद चमत्कारिक 100 जड़ी बूटी की गोली की बोतल को 28 बैंगनी सिक्कों की कीमत पर सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दिया गया।
लोग एक एक चीज़ के लिए आपस में झगड़ने लगे, खासकर उन चीज़ों के लिए जो दुर्लभ और बहुत मुश्किल से मिलती थीं। इन सभी चीज़ों में से जियान चेन को किसी भी चीज़ में दिलचस्पी नहीं थी। देखते ही देखते नीलामी घर में दोपहर हो गई और नीलामी घर के कर्मचारियों ने सभी उपस्थित मेहमानों को दोपहर का भोजन परोसा। हालांकि नीलामी रुकी नहीं और वस्तुओं की बिक्री जारी रही। एक एक करके कीमती लेकिन विचित्र खजाने सबसे ऊंची बोली लगाने वालों को बेच दिए गए और जल्द ही नीलामी अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही थी। माननीय अतिथिगण, अगला कार्यक्रम इस वर्ष के अंतिम 2 कार्यक्रमों में से एक होगा और यह उन कार्यक्रमों में से एक है जिनमें सभी की सबसे अधिक रुचि है। मेज़बान अचानक रुक गया और उसकी नज़रें दर्शकों पर घूम गईं। मानो सभी एक विशाल सामूहिक चेतना हो, पूरा दर्शक वर्ग सामने खड़े मेज़बान पर केंद्रित हो गया। मेज़बान मुस्कुराने लगा। ये कहा जा सकता है कि ये वो चीज़ें हैं जिनका सभी लोग बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तो अब मैं एल्डर शियू और कुछ नहीं बोलूँगा। आइए, चीज़ें ऊपर ले आइए। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, कुछ लकड़ी के मजदूर एक स्ट्रेचर लेकर मंच पर आ गए। उनके आते ही दर्शकों में मौजूद सभी लोगों की निगाहें स्ट्रेचर पर टिक गईं। स्ट्रेचर को एक बड़े काले कपड़े से ढका गया था, जिससे उसके नीचे क्या है ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि कपड़े के नीचे एक बड़ा उभार था, जिससे कई लोगों को यह अंदाजा लगाने में मदद मिली कि अंदर क्या छिपा है। धीरे धीरे उन आदमियों ने स्ट्रेचर को मेज पर रखा और स्टैंड से चले गए। मेज की ओर चलते हुए मेज़बान झुका और काले कपड़े पर हाथ रखा। अध्याय 174 भयंकर युद्ध। इस प्रकार नीलामी हॉल में मौजूद सभी लोगों की निगाहें काले कपड़े से ढकी उस वस्तु पर टिकी हुई थीं। हालांकि यह केवल एक ही श्रेणी 5 के जादुई जीव का शरीर था, फिर भी इसने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। उनके मन में यह विचार था कि शायद अपने पूरे जीवन में उन्हें यही एक बार किसी श्रेणी 5 के जादुई जीव को देखने का अवसर मिलेगा। आखिरकार 5वीं श्रेणी के जादुई जीव पृथ्वी संत गुरुओं जैसे नहीं थे। कुछ हलचल भरे शहरों में कई बड़े संप्रदायों में कुछ पृथ्वी संत गुरु विशेषज्ञ मौजूद थे। 5वीं श्रेणी के जादुई जीव मनुष्यों से भी बहुत अलग थे। वे आमतौर पर बाहर घूमने के बजाय अपने ही क्षेत्रों में रहना पसंद करते थे। हालांकि जब भी उनका सामना किसी मनुष्य से होता तो वह मनुष्य निश्चित रूप से मर जाता था। इसलिए 5वीं श्रेणी के जादुई जीव ऐसे प्राणी थे जिनसे कई कमजोर मनुष्य सामना नहीं करना चाहते थे। जैसे ही मेजबान ने धीरे धीरे काले कपड़े को हटाया, उसके नीचे छिपी हुई वस्तु अंततः उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही भीड़ के सामने प्रकट हो गई। उसके नीचे केवल गाय जैसे दिखने वाले एक जादुई जानवर का घोर काले रंग का शरीर था। पास खड़े और अधिक ध्यान से देखने वाले कुछ मेहमानों ने उस जादुई जानवर की पीठ पर छोटे काले पंख स्पष्ट रूप से देखे। ये जादुई जीव बिल्कुल शांत भाव से स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था, एकदम स्थिर। इसका शरीर लगभग 4-5 मीटर लंबा था और यह एक छोटी पहाड़ी जैसा दिखता था। मुझे यह मत बताओ कि यह 5वीं श्रेणी का जादुई राक्षस है। क्या 5वीं श्रेणी के जादुई जीव सचमुच ऐसे दिखते हैं? ये पहली या दूसरी श्रेणी के जादुई जीवों से कुछ खास अलग नहीं लगते। आज वो दिन है जब आखिरकार मुझे 5वीं श्रेणी का जादुई जीव देखने का मौका मिला। मेरी यात्रा व्यर्थ नहीं गई। ये 50 सोने के सिक्के बेकार नहीं गए। ये सचमुच एक 5वीं श्रेणी के जादुई जीव का शव है। ये किसी जादुई स्काइविंग गाय जैसा दिखता है। ... 5वें दर्जे के जादुई जीव के प्रकट होते ही पहले से शांत नीलामी घर में अचानक चहल पहल मच गई। सबकी निगाहें मंच पर पड़े 5वें दर्जे के जादुई जीव के शरीर पर टिक गईं। गहन चर्चा और विस्मय की आहें लगातार गूंज रही थीं। उपस्थित लोगों में से कई ऐसे भी थे जो दशकों से जी रहे थे, फिर भी उन्होंने इससे पहले 5वें दर्जे का जादुई जीव कभी नहीं देखा था। भले ही वह केवल एक शव था, फिर भी उन्हें अत्यंत संतुष्टि का अनुभव हुआ। खांसी खांसी। अचानक पूरे नीलामी घर में खांसने की आवाज़ फैल गई। इस आवाज़ के साथ ही शोरगुल भरा और अव्यवस्थित नीलामी घर धीरे धीरे शांत हो गया। मंच पर खड़े आयोजक ने नीलामी में उपस्थित लाखों लोगों को देखकर मुस्कुराते हुए जोर से घोषणा की, देवियों और सज्जनों, मेरे सामने ये जादुई जानवर का शव 5वीं श्रेणी का जादुई आकाशपंख वाला गाय है। हालांकि इसने अपना दैत्य मूल खो दिया है, फिर भी यह एक अनमोल खजाना है। मुझे विश्वास है कि यहाँ बैठे सभी लोग जानते हैं कि 5वीं श्रेणी के जादुई जानवर का मांस लंबे समय तक खाने से न केवल शरीर मजबूत होता है, बल्कि आंतरिक संशक्ति में भी थोड़ा सुधार होता है। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि इससे महान संत गुरु स्तर से पृथ्वी संत गुरु स्तर तक पहुंचने की संभावना भी होती है। मेजबान का आखिरी वाक्य सुनते ही पहले शांत रहा नीलामी घर एक बार फिर शोरगुल से भर गया। सभी लोग लालसा और लोभ की भावनाओं से भरे हुए मंच पर मौजूद 5वीं कक्षा के जादुई जीव को टकटकी लगाए देख रहे थे। तियान युआन महाद्वीप में ऐसी अफवाहें वास्तव में प्रचलित थीं कि लंबे समय तक 5वीं श्रेणी के जादुई जानवर का मांस खाने से एक महान संत गुरु के पृथ्वी संत गुरु बनने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि नाम से तो एक पृथ्वी संत गुरु का महत्व कम ही लगता था, लेकिन वास्तव में तियान युआन महाद्वीप पर मौजूद हजारों महान संत गुरुओं के लिए वह एक प्रतिष्ठित और पहुंच से बाहर का अस्तित्व था। पृथ्वी संत गुरु महान संत गुरु बनने से बस एक कदम दूर थे, लेकिन ये छोटा सा अंतर लाखों लोगों को प्रगति करने से रोक रहा था। तियान युआन महाद्वीप में कई लोग पृथ्वी संत गुरु बनने के प्रयास में अपनी जान गंवा चुके थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्नति के लिए आवश्यक शर्त थी अपने पवित्र हथियार को चूर चूर कर देना और फिर ऊर्जा की विशाल मात्रा को अवशोषित करने की क्षमता का उपयोग करके टूटे हुए पवित्र हथियार के प्रत्येक टुकड़े को शुरुआत से परिष्कृत करना और अंत में उसे पुनः संयोजित करना। केवल इस चरण को पूरा करने के बाद ही कोई व्यक्ति पृथ्वी संत गुरु बन सकता था। हालांकि संत हथियार अपने स्वामियों का प्रतिनिधित्व करते थे। एक बार संत हथियार क्षतिग्रस्त हो जाने पर उसके स्वामियों को भी उससे जुड़े होने के कारण चोट पहुंचती थी, और यदि कोई संत हथियार चकनाचूर हो जाता था तो इसके केवल 2 ही परिणाम होते थे। कम गंभीर परिणाम यह होता था कि उपयोगकर्ता अपनी सारी संत शक्ति खो देता था और साधना करने में असमर्थ एक बेकार व्यक्ति बन जाता था। अधिक गंभीर परिणाम यह होता था कि उसका जीवन सीधे पाताल लोक में चला जाता था।
इन्हीं कारणों से तियान युआन महाद्वीप पर 1% से भी कम लोग पृथ्वी संत स्वामी बन पाते थे। यदि कोई एक भी असफल हो जाता तो जो लोग सफल होते वे भी निष्क्रिय हो जाते और मर जाते। इस एक कदम ने ही लाखों महान संत गुरुओं के रास्ते रोक दिए, इस हद तक कि उनमें से कई जो जोखिम उठाने को तैयार नहीं थे वे अपनी मृत्यु तक अपने वर्तमान क्षेत्र में ही फंसे रह गए। यही कारण था कि इस 5वें दर्जे के जादुई जानवर का मांस, जिसे खाने से पृथ्वी संत मास्टर बनने की संभावना बढ़ सकती थी, ने वहां मौजूद सभी लोगों को बेहद उत्साहित कर दिया था। उसी क्षण मेजबान की आवाज़ एक बार फिर हवा में गूंजी, अभी 5वीं श्रेणी के जादुई जीव मैजिकल स्काईविंग काऊ के शव की नीलामी की जाएगी। शुरुआती बोली 5000 बैंगनी सिक्के है। हर बार जब कोई नई बोली लगाई जाती है तो वह पिछली बोली से कम 100 बैंगनी सिक्के अधिक होनी चाहिए। मैंने 6000 बैंगनी सिक्कों की बोली लगाए। मेजबान द्वारा अपनी घोषणा समाप्त करते ही वीआईपी कमरों में से एक से बोली लगने की आवाज़ सुनाई दी। 6500 बैंगनी सिक्के। दूसरे वीआईपी कमरे से एक आवाज़ आई। 6600 बैंगनी सिक्के। 6700 बैंगनी सिक्के। 7000 बैंगनी सिक्के। नीलामी घर के वीआईपी कमरों से एक के बाद एक बेहद ऊंची बोलियां गूंज उठीं। फिलहाल नीलामी घर के आसपास बैठे लोगों में से कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। यदि कोई व्यक्ति 5वीं श्रेणी के जादुई जीव को खरीदना चाहता था तो उसके पास न केवल पर्याप्त धन होना चाहिए था बल्कि एक निश्चित मात्रा में शक्ति भी होनी चाहिए थी। अन्यथा नीलामी घर से निकलते ही 5वीं श्रेणी का जादुई जीव उससे चोरी हो जाता। इसलिए जो लोग इस समय 5वें दर्जे के जादुई जीव के लिए लड़ रहे हैं उन्हें शक्ति के एक निश्चित स्तर तक पहुंचना पड़ा होगा और उन्हें इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि वह उनसे छीन लिया जाएगा। 8000 बैंगनी सिक्के। 5वीं श्रेणी के जादुई जीव पर लड़ाई बेहद तीव्र थी। देखते ही देखते इसकी कीमत बढ़कर 8000 बैंगनी सिक्कों के खगोलीय मूल्य तक पहुंच गई थी। इतना ही नहीं, ये लगातार बढ़ती ही जा रही थी और रुकने का कोई आसार नहीं दिख रहा था। 8500 बैंगनी सिक्के। ये 5वें दर्जे के जादुई जीव का शव हमारे यूलान कबीले का होगा। अगर कोई इसे पाने के लिए हमसे लड़ने की हिम्मत करेगा तो वह पूरे यूलान कबीले को अपना दुश्मन बना लेगा। एक भारी आवाज़ वीआईपी कमरों में से एक से गूंजी। उसका लहजा बेहद घमंडी था और यह स्पष्ट था कि वह व्यक्ति जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित था। यूलान कबीला मतलब फायर क्लाउड सिटी का यूलान कबीला। दरअसल ये यूलान कबीला है। ये फायर क्लाउड सिटी का सबसे ताकतवर कबीला है और बेहद शक्तिशाली है। फायर क्लाउड सिटी का लॉर्ड भी यूलान कबीले के प्रति बहुत विनम्र है। मुझे नहीं लगा था कि ये लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने आएंगे। यूलान कबीले शब्द सुनते ही नीलामी घर में हलचल मच गई। हालांकि यूलान कबीला फीनिक्स शहर की कोई ताकतवर हस्ती नहीं थी, फिर भी उनकी शक्ति इतनी अधिक थी कि आसपास के इलाकों में भी उनका काफ़ी प्रभाव था। हाँ, यूलान कबीले के लोग, आप ऐसा नहीं कह सकते। ये जगह नीलामी घर है। चाहे कुछ भी हो जाए ये सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को ही मिलेगा। हमारा हरिदो कबीला 10,000 बैंगनी सिक्के लगाएगा। ये 5वीं श्रेणी का जादुई जीव निश्चित रूप से हमारा होगा। यूलान कबीले के सदस्य के जवाब में सामने वाले वीआईपी कमरे से एक थोड़ी उम्रदराज आवाज़ सुनाई दी। क्या हरिदो वंश लोएस शहर की एक ताकत नहीं है? वह फीनिक्स शहर से कम 1000 मील दूर है। किसने सोचा होगा कि वे यहाँ भी आ जाएंगे? हरिदो वंश बेहद ही शांत स्वभाव का है। हालांकि लोएस शहर में उनका नाम शीर्ष 10 में भी नहीं आता, फिर भी कोई भी शक्ति उन्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं करती। लोएस शहर का सबसे बड़ा वंश बाई वंश भी हरिदो वंश को कमतर आंकने की हिम्मत नहीं करता। हाँ, मुझे याद है कुछ साल पहले बाईकुल के एक धनी बिगड़े हुए बेटे ने हरिदो कुल की युवा राजकुमारी को नाराज कर दिया था और राजकुमारी के अंगरक्षकों ने उस लड़के की जमकर पिटाई की थी। उसके बाद बाईकुल हरिदो कुल की उपस्थिति में पादने की भी हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता है कि हरिदो कबीला वास्तव में लोएस शहर का सबसे शक्तिशाली कबीला है। हालांकि वे बेहद गुप्त स्वभाव के हैं, इसलिए वे आमतौर पर खुद को प्रदर्शित नहीं करते, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उनके बारे में कभी सुना भी नहीं है। हरिदो कबीले के बोलने के बाद केवल कुछ लोगों के आपस में बातचीत करने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। कुछ देर तक किसी और ने बोली नहीं लगाई, यहाँ तक कि पहले से दृढ़ निश्चय यूलान कबीला भी अचानक कुछ देर के लिए चुप हो गया। लोएस शहर, हरिदो वंश। जियान चेन का दिल जोर से धड़कने लगा जब उसने मन ही मन इस वंश को याद किया। उसके सामने घट रहे दृश्य को देखकर वह समझ गया था कि हरिदो वंश काफ़ी कुशल है। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद एक बेहद ऊर्जावान अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने दूसरे बॉक्स के भीतर से कहा, हाँ, मुझे नहीं लगा था कि हरिदो कबीले को भी इस 5वें दर्जे के जादुई जीव में इतनी दिलचस्पी होगी। ऐसे में हमारा मुतियान कबीला इस जादुई जीव के लिए लड़ाई में शामिल नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि हरिदो कबीला अगला जीव हमें सौंप देगा। हाँ, बिल्कुल, हमारे हरिदो कबीले को तो उनमें से सिर्फ एक की ही ज़रूरत है। हम अगले वाले के लिए होने वाली लड़ाई में हिस्सा नहीं लेंगे। हरिदो कबीले की थोड़ी उम्रदराज आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी। इस बार उनके लहजे में हल्की सी मुस्कान थी। ऐसे में हमारी लियूयुन जियांगे भी हरिदो कबीले को कुछ सम्मान दिलाएगी और इस 5वें दर्जे के जादुई जानवर को छोड़ देगी। हमारी यांग संप्रदाय भी इसे छोड़ देगी। ... हरिदो कबीले की घोषणा के बाद जो शक्तियां बिल्कुल भी कमजोर नहीं थीं, वे एक एक करके 5वें दर्जे के जादुई जानवर पर कब्जे की लड़ाई से पीछे हटने लगी, जिससे हरिदो कबीले को कुछ हद तक सम्मान मिला। हे एल्डर हरिदो सभी को धन्यवाद देते हैं, हरिदो कबीले के एक बुजुर्ग ने धीरे से हंसते हुए कहा। उसके बाद जादुई स्काईविंग गाय का शव 10,000 बैंगनी सिक्कों की सफल बोली के बदले हरिदो कबीले को दे दिया गया। अब हम दूसरे श्रेणी 5 के जादुई जीव की नीलामी शुरू करने जा रहे हैं। इसे ऊपर लाओ, मेजबान ने चिल्लाकर कहा। तभी लोगों का एक और समूह कपड़े से लदा एक और स्ट्रेचर लेकर आया। इस बार मेजबान ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत काला कपड़ा फाड़ते हुए बोला, ये जादुई जीव 1 और 5वीं श्रेणी का जादुई जीव है, क्विक क्लाउड बीस्ट।
साथ ही ये हमारी नीलामी की आखिरी वस्तु है और इसके नियम वही रहेंगे। शुरुआती कीमत 5000 बैंगनी सिक्के है और प्रत्येक न्यूनतम बोली 100 बैंगनी सिक्के अधिक होगी। मेजबान के भाषण समाप्त होते ही दर्शकों की ओर से अप्रत्याशित रूप से बड़ी संख्या में पुरस्कार राशि की घोषणाएं होने लगीं। शायद ये 5वीं कक्षा के जादुई जीव का अंतिम मुकाबला था, इसलिए सभी पहले से भी अधिक जोश के साथ प्रतिस्पर्धा करने लगे। देखते ही देखते 5000 की मूल राशि 3 गुना हो गई। 16,000 बैंगनी सिक्के, 17,000 बैंगनी सिक्के, 20,000 बैंगनी सिक्के। एक कप चाय उबालने में जितना समय लगता है उतने ही समय में क्विक क्लाउड बीस्ट की कीमत 20,000 तक पहुंच गई थी। बैंगनी सिक्कों की लगातार बढ़ती कीमत सुनकर बैठे हुए जियान चेन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हालांकि पहला 5वीं श्रेणी का जादुई जीव 10,000 बैंगनी सिक्कों में बिका था, जो थोड़ा कम था, लेकिन इस दूसरे 5वीं श्रेणी के जादुई जीव ने पहले नुकसान की पूरी भरपाई कर दी थी। मुतियान कबीले ने 22,000 बैंगनी सिक्कों की बोली लगाए। यूलान परिवार ने 23,000 बैंगनी सिक्कों की बोली लगाए। जियालुओ कबीले ने 24,000 बैंगनी सिक्कों की बोली लगाए। फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन 25,000 बैंगनी सिक्कों की बोली लगाता है। यांग संप्रदाय 26,000 बैंगनी सिक्कों की बोली लगाता है। ब्लैक क्लाउड स्कूल 27,000 बैंगनी सिक्कों की बोली लगाता है। इस 5वीं श्रेणी के जादुई जीव को पाने के लिए कई पक्षों के बीच चल रही तीखी लड़ाई के कारण कीमतें लगातार बढ़ती रहीं और प्रत्येक बार कीमत में 1,000 बैंगनी सिक्कों की वृद्धि होती रही। देखते ही देखते 5वीं श्रेणी के जादुई जीव ने 40,000 बैंगनी सिक्कों का आंकड़ा पार कर लिया। यूलान परिवार ने 45,000 बैंगनी सिक्कों की बोली लगाए। तुरंत ही यूलान कबीले ने 45,000 बैंगनी सिक्कों की ऊंची कीमत की पेशकश की। देखते ही देखते पूरा नीलामी घर सन्नाटे में डूब गया। केवल कुछ लोग आश्चर्य से दंग रह गए। 45,000 बैंगनी सिक्के किसी भी बड़े कबीले की सामर्थ्य से कहीं अधिक थे। 5वीं श्रेणी का जादुई जीव दुर्लभ ही देखने को मिलता था, लेकिन बड़े शहरों में रहने वाले लोग इसे अक्सर देख पाते थे। ये कीमत भी सामान्य विक्रय मूल्य से कहीं अधिक थी। आखिर क्विक क्लाउड बीस्ट तो एक सामान्य 5वीं श्रेणी का जादुई जीव ही था, न कि सिल्वर स्ट्राइप गोल्डन स्नैक जैसा कोई जीव। इससे पहले कि नीलामी घर अपनी मूल्य प्रतिस्पर्धा फिर से शुरू कर पाता, एक और आवाज सुनाई दी। मुतियान कबीले ने 46,000 बैंगनी सिक्कों की बोली लगाई है। मुतियान कबीले ने यूलान कबीले पर दबाव और बढ़ा दिया था। धड़ाम, मुतियान कबीले के बक्से से एक आवाज आई। फिर अचानक यूलान कबीले के बक्से से एक और आवाज आई। यूलान कबीले के वीआईपी बॉक्स में कुल 5 अधेड़ उम्र के पुरुष और एक बुजुर्ग बैठे थे। सफेद चोगा पहने अधेड़ उम्र के एक व्यक्ति ने अपने सामने रखी लकड़ी की मेज पर जोर से मुक्का मारा, जिससे उसमें एक गड्ढा बन गया। मुतियान कबीले, तुम यूलान कबीले के लिए मुश्किलें खड़ी करने की हिम्मत कैसे करते हो? ठीक है, हम तुम्हें इसका पछतावा करवाएंगे। सफेद वस्त्र पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने दांत भींचते हुए और चेहरे पर गंभीर भाव लिए कहा। अन्य लोगों के चेहरों पर अप्रिय भाव थे। अगर हम इसी तरह लड़ते रहे तो मुझे डर है कि 5वीं श्रेणी के जादुई जीव की कीमत इतनी बढ़ जाएगी कि हम भी उसे हासिल नहीं कर पाएंगे। बुजुर्ग ने उदास चेहरे से कहा। हमारे पास और क्या विकल्प बचा है? इस 5वें दर्जे के जादुई जीव ने काफी लोगों को आकर्षित किया है। अब इसके लिए लड़ रही सभी शक्तियां हमारे यूलान कबीले से कमजोर नहीं हैं। सफेद वस्त्र पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने झुंझलाहट में कहा। फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन की बोली 47,000 बैंगनी सिक्कों की है। इसी क्षण एक और आवाज ने कीमत की घोषणा की। कीमत को लगातार बढ़ते देख यूलान कबीले के कुछ लोगों के चेहरे और भी ज्यादा बिगड़ गए। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आंखों में भयंकर चमक आ गई और वह चिल्लाया, यूलान कबीला 50,000 बैंगनी सिक्कों की बोली लगाता है। अध्याय 175, बाघों और ड्रैगनों की लड़ाई। 50,000 बैंगनी सिक्के। ये यूलान कबीला निश्चित रूप से फायर क्लाउड सिटी का नंबर 1 कबीला है। उनकी आर्थिक ताकत इतनी मजबूत है। यूलान कबीले के पास वाकई बहुत पैसा है, तभी तो वे एक 5वीं श्रेणी के जादुई जीव के लिए 50,000 बैंगनी सिक्के खर्च कर सकते हैं, जबकि इसकी कीमत मानक कीमत से कहीं अधिक है। डॉट 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 डॉट। जैसे ही यूलान कबीले ने एक और बोली लगाई, पूरा नीलामी घर अचानक चर्चाओं से गूंज उठा। यहाँ तक कि जियान चेन के चेहरे पर भी हैरानी के भाव थे। वाकई 5वीं श्रेणी का जादुई जीव एक अनमोल खजाना था, लेकिन उसकी भी एक अधिकतम कीमत होती है। 50,000 बैंगनी सिक्के तो उस सीमा से कहीं अधिक थे। फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन के बॉक्स से सफेद वस्त्र पहने कुछ पुरुष गंभीर चेहरे के साथ बैठ गए। कुल मिलाकर 8 पुरुष थे। एक आकर्षक 20 वर्षीय युवक और एक छोटी फूल जैसी स्त्री को छोड़कर बाकी सभी अधेड़ उम्र के थे। उस 20 वर्षीय कोमल स्त्री ने कहा, ये यूलान कबीला इस 5वें दर्जे के जादुई जीव को जीतने के लिए सचमुच दृढ़ संकल्पित है। इतनी अधिक कीमत को देखते हुए अगर हम इसके लिए लड़ते रहे तो अंततः हमारे फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन को इस 5वें दर्जे के जादुई जीव के लिए अपने खजाने का अधिकांश हिस्सा खर्च करना पड़ेगा। उसकी आवाज़ किसी आध्यात्मिक पक्षी के गीत की तरह मधुर थी, जिसे सुनना बहुत ही सुखद था। मैंने सुना है कि यूलान कबीले का सरदार पृथ्वी संत मास्टर बनने की चुनौती का सामना करने की तैयारी कर रहा है। अगर उसे 5वें दर्जे के जादुई प्राणी का समर्थन मिल जाए तो भले ही इससे सफलता की कोई निश्चित गारंटी न हो, लेकिन कम से कम उसकी संभावनाओं में काफ़ी सुधार हो जाएगा। उनके लिए यह 5वें दर्जे का जादुई प्राणी निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जवाब दिया। मेरे गुरुजी पिछले कई दशकों से महान संत गुरु स्तर के शिखर पर हैं। चूंकि वे पृथ्वी संत गुरु स्तर की दलीज पार नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वे अपनी मूल शक्ति सीमा में ही अटके हुए हैं। यदि हम 5वीं श्रेणी के जादुई जीव को प्राप्त कर लें तो मेरे गुरुजी निश्चित रूप से उस शिखर तक पहुंच जाएंगे। यदि मेरे गुरुजी सचमुच पृथ्वी संत गुरु बन जाते हैं तो हमारे फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन की शक्ति निश्चित रूप से और भी बढ़ जाएगी। 20 वर्षीय युवक ने अपने गुरुजी का जिक्र करते हुए गर्व का भाव दिखाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका स्वामी फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन का स्वामी था।
सफ़ेद वस्त्र पहने एक अन्य अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, आपने जो कहा वह सही है, हम भी इस 5वीं श्रेणी के जादुई जीव को जीतना चाहते हैं। हालांकि किसी राजा नगरी में 5वीं श्रेणी का जादुई जीव प्राप्त करना आसान होगा, लेकिन हमारे स्थान से निकटतम राजा नगरी इतनी दूर है कि बिना किसी बाधा के वहां तक जाना हमारे लिए संभव नहीं है। अगर हम वहां से 5वीं श्रेणी का जादुई जीव प्राप्त कर भी लेते हैं तो उसे राजा नगरी से बाहर ले जाना अपने आप में एक चुनौती होगी। ये ठीक नहीं होगा क्योंकि वहां हम पर हमला हो जाएगा। हमारे लिए सबसे अच्छा विकल्प यही है कि हम अपने ठीक सामने मौजूद जीव को ही प्राप्त कर लें। इतना कहकर एक अन्य अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, वाइस पवेलियन लॉर्ड, क्या आपको लगता है कि हमें इसके लिए बोली जारी रखनी चाहिए? उस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की बात सुनने के बाद कुछ देर तक झिझकते हुए सिर हिलाया और कहा, फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन की बोली 55,000 बैंगनी सिक्कों की है। ये सुनकर नीलामी हॉल में मौजूद सभी लोग चौंक गए। अचानक दर्शकों की सिसकियों के बीच एक और आवाज गुस्से से चिल्लाए, यूलान परिवार ने 60,000 बैंगनी सिक्कों की बोली लगाए। नई कीमत सुनकर फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन के कुछ लोगों के चेहरे पर घृणास्पद भाव आ गए। 65,000 बैंगनी सिक्के। कुछ क्षणों के मौन के बाद वाइस पवेलियन लॉर्ड ने एक अधिक कीमत बताई। अब तक कई प्रभावशाली शक्तियां 5वें दर्जे के जादुई जीव के लिए चल रहे इस संघर्ष से काफी पहले ही पीछे हट चुकी थीं। अब केवल यूलान कबीला और फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन ही इसके लिए लड़ रहे थे। टकराना। यूलान कबीले के बॉक्स से मेज पर मुट्ठी पटकने की आवाज सुनाई दे रही थी क्योंकि यूलान कबीला दूसरे पक्ष की हरकतों से क्रोधित था। जैसे ही आवाज आई, नीलामी हॉल में सन्नाटा छा गया क्योंकि सभी लोग यूलान कबीले के बक्से की ओर देखने लगे। फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन, हमारे यूलान कबीले को इस 5वीं श्रेणी के जादुई जीव की आवश्यकता है। क्या आपसे इसे सौंपने का अनुरोध करना अनुचित होगा? इसके बाद यूलान कबीला आपका आभार व्यक्त करेगा। बॉक्स से एक बुजुर्ग की आवाज आई। उसमें स्पष्ट रूप से क्रोध झलक रहा था जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। मुझे खेद है, लेकिन हमारे फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन को भी इस 5वें दर्जे के जादुई जीव की आवश्यकता है। यदि आप हमारी तय राशि से अधिक कीमत बढ़ा सकते हैं तो हम इसे दे देंगे। फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन के बॉक्स से एक बुजुर्ग की आवाज आई। आवाज स्पष्ट थी, इसलिए सभी जानते थे कि यह फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन के उपनेता की आवाज है। अच्छा, फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन, हमारा यूलान कबीला इसे याद रखेगा। 70,000 बैंगनी सिक्के। यूलान कबीले के मुखिया ने दांत पीसते हुए कीमत बताई। इस बार फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन ने कोई कीमत घोषित नहीं की। कुछ और सेकंड इंतजार करने के बाद मंच पर मौजूद आयोजक ने आखिरकार बोलना शुरू किया। क्लास 5 के इस क्विक क्लाउड बीस्ट को यूलान कबीले को 70,000 बैंगनी सिक्कों में पेश किया गया है। क्या कोई इससे भी अधिक बोली लगाना चाहेगा? दर्शक दीर्घा में बैठे सभी 10,000 लोग एकदम शांत थे। कुछ और क्षण प्रतीक्षा करने के बाद आयोजक को कोई और बोली सुनाई नहीं दी, इसलिए उसने कहा, यूलान कबीले के लिए एक बार में 70,000 बैंगनी सिक्कों की बोली। फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन के अंदर। उपमंडप स्वामी, फायर क्लाउड सिटी में यूलान कबीले का काफी दबदबा है, लेकिन हमारा फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन उनसे कमजोर नहीं है। हमें इस 5वें दर्जे के जादुई जीव को पाने का प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। फीनिक्स सिटी हमारे फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन से ज्यादा दूर नहीं है, और भले ही इसे वापस लाने के लिए हमें काफी सुरक्षा की जरूरत होगी, फिर भी यह एक दुर्लभ अवसर है। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। ये सुनकर उपनेता ने राहत की सांस ली। हम यूलान कबीले से डरते नहीं हैं, लेकिन इस 5वीं श्रेणी के जादुई जीव की कीमत हमारी सामर्थ्य से कहीं अधिक है। हमारा फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन यूलान कबीले जितना समृद्ध नहीं है, और अगर हम इस 5वीं श्रेणी के जादुई जीव को खरीद भी लें तो हमारे फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, जो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। क्या इतने अच्छे अवसर को हम गंवा रहे हैं? एक युवक ने विलाप व्यक्त किया। इसे त्यागने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। भले ही हमें 5वीं श्रेणी का जादुई प्राणी मिल जाए, इसका मतलब यह नहीं है कि पवेलियन लॉर्ड सफलता हासिल कर लेगा। अगर वह असफल हो जाता है तो हमारे फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन को भारी नुकसान होगा जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उपनेता ने कहा। यह सुनकर सभी लोग मौन होकर सिर हिलाते रह गए। एक महान संत गुरु से पृथ्वी संत गुरु बनने की यात्रा अवर्णनीय रूप से कठिन थी। यहाँ तक कि 5वें दर्जे के जादुई जीव के मांस की सहायता से भी सफलता की दर 100% नहीं थी। असफल होने पर व्यक्ति एक अपंग से अधिक कुछ नहीं रह जाता, जिसके लिए मर जाना ही बेहतर होता। यूलान कबीले के पास 2 बार जाकर 70,000 बैंगनी सिक्के लेने के बाद क्या कोई और खरीदार है? यूलान कबीले में 3 बार जाना। एक पल। अध्याय 176। धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति। मैंने 100,000 बैंगनी सिक्कों की बोली लगाए। नीलामी हॉल के बीचों बीच से अचानक एक गहरी आवाज सुनाई दी। हालांकि आवाज उतनी तेज नहीं थी, फिर भी नीलामी हॉल में मौजूद सभी लोगों ने उसे स्पष्ट रूप से सुना। 1,00,000 बैंगनी सिक्कों की कीमत सुनकर नीलामी हॉल में मौजूद हर कोई स्तब्ध रह गया। न सिर्फ वे लोग, बल्कि अपने बॉक्स के अंदर बैठे यूलान कबीले के सदस्यों के चेहरे पर भी अविश्वास के भाव थे। 100,000 बैंगनी सिक्के। 5वीं श्रेणी का जादुई जीव एक अनमोल वस्तु थी, लेकिन इतनी भी कीमती नहीं कि उसकी कोई कीमत न हो। 5वीं श्रेणी के जादुई जीव के लिए 70,000 बैंगनी सिक्के पहले से ही महंगे माने जाते थे, लेकिन 100,000 बैंगनी सिक्के तो उसकी उचित कीमत से कहीं अधिक थे। जैसे ही 100,000 बैंगनी सिक्कों की कीमत घोषित हुई, पूरा नीलामी हॉल एकदम शांत हो गया। इस सन्नाटे में अगर चांदी की कोई सुई गिरती तो उसकी गूंज सबको साफ सुनाई देती। कोने में बैठे जियान चेन कीमत देखकर चौंक गए, लेकिन साथ ही बहुत खुश भी हुए। विक्रेता होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से चाहते थे कि उनकी वस्तुएं ज्यादा से ज्यादा कीमत पर बिकें। कीमत का 70,000 बैंगनी सिक्कों से सीधे 100,000 तक पहुंच जाना जियान चेन को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उन्हें इससे भी ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि नई कीमत घोषित करने वाला व्यक्ति उनसे कुछ ही दूरी पर एक निजी बॉक्स में बैठा था।
जियान चेन ने धीरे से अपना सिर आवाज की दिशा में घुमाया तो उसे भूरे रंग का चोगा पहने एक व्यक्ति दिखाई दिया। वह एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसकी उम्र लगभग 60 वर्ष लग रही थी। उसके काले बाल उसके सिर के चारों ओर फूल की तरह फैले हुए थे, जो उसके झुर्रीदार चेहरे की सुंदरता को और बढ़ा रहे थे। नीलामी हॉल में कुछ सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा, फिर अचानक हलचल मच गई। हर कोई उस व्यक्ति की ओर देखने लगा जिसने कीमत बताई, लेकिन दर्शकों में से केवल कुछ ही लोग जानते थे कि वह व्यक्ति कहाँ था। इस भारी भरकम कीमत को देखकर मेजबान भी चौंक गया और उसे खुद को संभालने के लिए कुछ पल का समय लेना पड़ा। उसका चेहरा और आवाज दोनों कांप रहे थे। उसने कहा, 1 लाख बैंगनी सिक्के। 1 लाख बैंगनी सिक्के। किसी ने 1 लाख बैंगनी सिक्के देने की पेशकश की है, क्या कोई इस कीमत को मात देना चाहेगा? युलान कबीले के बक्से के अंदर कुछ सदस्यों के चेहरे पीले पड़ गए थे। उनमें से एक ने भी एक शब्द नहीं कहा क्योंकि वे इतनी ऊंची कीमत देखकर सदमे में थे। 100,000 बैंगनी सिक्के। एक ही बार बोली लगाई जा रही है। क्या कोई इससे अधिक बोली लगाने वाला है? 100,000 बैंगनी सिक्के 2 बार दिए जा रहे हैं। 100,000 बैंगनी सिक्के 3 गुना कीमत पर बिक गए। नीलामीकर्ता ने लकड़ी के हथौड़े को जोर से नीचे की ओर घुमाया। अंततः दूसरे श्रेणी 5 के जादुई जीव क्विक क्लाउड बीस्ट को 100,000 बैंगनी सिक्कों में खरीद लिया गया। ठीक है, अब यह नीलामी आधिकारिक तौर पर समाप्त होती है। आप सभी के आने के लिए धन्यवाद। आज से 1 साल बाद हम फिर मिलेंगे। अब मैं उन मेहमानों को आमंत्रित करना चाहूंगा जिन्होंने वस्तुएं खरीदी हैं, वे मंच के पीछे आकर अपनी वस्तुएं ले लें। नीलामीकर्ता गेरोंग ने एक शानदार मुस्कान दी। वह कई वर्षों से हेवनली फीनिक्स नीलामी घर में नीलामी का संचालन कर रहे थे, लेकिन यह अब तक की सबसे भव्य नीलामी थी जिसका उन्होंने संचालन किया था। आखिरकार उन्होंने 100,000 बैंगनी सिक्कों के मूल्य की एक वस्तु बेची थी। ये निश्चित रूप से एक नीलामीकर्ता के लिए सर्वोच्च सम्मान था। नीलामी समाप्त होने के बाद जिन लोगों ने सामान खरीदा था वे अपनी सीटों से उठकर मंच के पीछे की ओर जाने लगे ताकि वे अपने सामान के बदले उचित राशि का भुगतान कर सकें। जियान चेन थोड़ी देर हिचकिचाया, फिर खड़ा हो गया और मंच के पीछे की ओर चलने लगा। 5वीं श्रेणी के 2 जादुई जीवों की नीलामी से मिली रकम भी उसे वहीं से वापस लानी थी। जब तक जियान चेन मंच के पीछे पहुंची तब तक वह जगह लोगों से भर चुकी थी। यहीं पर सभी ने अपनी खरीदी हुई चीजें उठाईं। सैकड़ों लोग सतर्कतापूर्वक और चुपचाप कतार में खड़े थे। उनके हाथों में एक छोटा सा कार्ड था जिसे नीलामी घर ने विशेष रूप से जारी किया था। माननीय वू यून, प्रबंधक यूलियन अतिथि कक्ष में आपका इंतजार कर रही हैं, कृपया मेरे साथ आइए। उसी क्षण जियान चेन के बगल से एक बुजुर्ग की आवाज़ सुनाई दी। ये हेवनली फीनिक्स ऑक्शन हाउस के मूल्यांकक एल्डर हुआंग लाओ की आवाज़ थी। जियान चेन की शक्ल सूरत अभी भी एक अधेड़ उम्र के पुरुष जैसी थी, इसलिए एल्डर हुआंग ने उसे तुरंत पहचान लिया। तो फिर मुझे एल्डर हुआंग से रास्ता दिखाने के लिए कहना पड़ेगा। जियान चेन ने मुस्कुराते हुए विनम्रता से जवाब दिया। एल्डर हुआंग ने बोलने में जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत मुड़कर अंदर चले गए। जियान चेन उनके पीछे पीछे चल दिया। जियान चेन अभी ज़्यादा दूर नहीं जा पाया था कि अचानक वह चलना बंद कर दिया और जिस दरवाजे से वह अभी आया था उसकी तरफ मुड़कर देखा। भूरे रंग के वस्त्र पहने 2 लोग उस दरवाजे से साथ साथ टहलते हुए आ रहे थे। उनमें से एक बुजुर्ग था, दूसरा अधेड़ उम्र का आदमी। बुजुर्ग वही था जिसने 5वीं श्रेणी के जादुई जीव क्विक क्लाउड बीस्ट को खरीदने के लिए 100,000 बैंगनी सिक्के दिए थे। माननीय अतिथिगण, कृपया मेरे साथ आइए। दोनों व्यक्तियों के प्रकट होते ही एक कर्मचारी ने उनका स्वागत किया। आगे चलो, बुजुर्ग ने उदासीनता से कहा। उसके बाद वे कर्मचारी के पीछे पीछे दूसरी मंजिल की सीढ़ियों की ओर चल पड़े। रुक जाओ, अचानक एक जोरदार आवाज़ गूंजी। कुछ अधेड़ उम्र के आदमी आक्रामक ढंग से दरवाजे से दौड़े और भूरे रंग के वस्त्र पहने हुए आदमियों को घेर लिया। इस दृश्य ने लेन देन में लगे सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। वे सब मुड़कर उस दृश्य को ध्यान से देखने लगे, मानो वे कोई नाटक देख रहे हों। कर्मचारी के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उसने इस तरह का दृश्य कई बार देखा था। सुलह भरे लहजे में उसने कहा, माननीय अतिथिगण, ये हेवनली फीनिक्स ऑक्शन हॉल है। रास्ते से अलग हटें। कर्मचारी के बोलने से पहले ही एक आदमी ने उसे जोर से धक्का दिया। उसका हाथ इतना जोरदार था कि कर्मचारी 10 मीटर दूर जा गिरा और दीवार से जोर से टकराया। कर्मचारी का सिर दीवार से टकराया जिससे वह बेहोश हो गया। दीवार पर भी ताज़ा खून के निशान थे। इस दृश्य को देखकर जियान चेन के चेहरे पर भाव बदल गए और उसकी आंखों में एक शक्तिशाली घातक आभा झलक उठी। वह इन लोगों की बर्बर और अतार्किक हरकतों को देखकर सचमुच असहज महसूस कर रहा था। हालांकि उसने आंख बंद करके लड़ाई में कूदने का फैसला नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि अभी कूदना उसके लिए लाभकारी नहीं होगा। कक्षा 5 के मॉन्स्टर कोर के बारे में खबर जरूर कई लोगों ने सुनी होगी। कर्मचारी को मंच से हटाए जाते देख भूरे रंग के वस्त्र पहने दोनों व्यक्तियों ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उन्हें कुछ कहने का मौका दिए बिना कर्मचारी को धक्का देने वाले अधेड़ व्यक्ति ने अपनी तीखी निगाहें बुजुर्ग पर टिका दी और पूछा, क्या आप ही वह व्यक्ति हैं जिसने 100,000 बैंगनी सिक्कों में 5वीं श्रेणी का जादुई जीव खरीदा था? अध्याय 177, पृथ्वी संत गुरु। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की बात सुनकर सबकी धड़कनें एक पल के लिए रुक गईं। धूसर वस्त्र पहने उस व्यक्ति को देखकर सब अवाक रह गए। किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक साधारण से 5वीं श्रेणी के जादुई जीव पर 1 लाख बैंगनी सिक्के खर्च करने वाला व्यक्ति उनके सामने खड़ा ये साधारण दिखने वाला बुजुर्ग होगा। धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति हंसते हुए बोला, बिल्कुल सही, मैं ही खरीदार हूँ। उसके लहजे में उदासीनता थी। ये सुनकर पहले बोलने वाले अधेड़ व्यक्ति के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी। बुजुर्ग की ताकत का अंदाजा लगाते हुए उसने घूरते हुए कहा, शाबाश शाबाश, मेरे यूलान कबीले के खिलाफ जा रहे हो, लेकिन तुमने बहुत जल्दबाजी की है। समझदारी से काम लो और 5वें दर्जे के जादुई जीव को सौंप दो, वरना चैन से नहीं रह पाओगे।
तो ये लोग यूलान कबीले के सदस्य हैं। ये सोचना ही अजीब है कि ये इतने अहंकारी हैं कि नीलामी घर में लोगों को लाकर उनके साथ मनमानी करते हैं। यूलान कबीले के इन सदस्यों की मनमानी देखकर जियान चेन ने सोचते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं। धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग और उनके बगल में खड़े व्यक्ति ने एक दूसरे को हल्की सी मुस्कान के साथ देखा। फिर बुजुर्ग का उदासीन चेहरा धीरे धीरे ठंडा पड़ गया और सामने खड़े अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर मुड़कर बोला, यूलान वंश मेरी नज़रों में कुछ भी नहीं है, दफा हो जाओ। क्या तुम मौत को बुला रहे हो? जिस तरह से तुम अड़ियलपन दिखा रहे हो, उसे देखकर लगता है कि आज्ञा न मानने के कारण तुम एक बुरे मूर्ख हो। यूलान कबीले का सदस्य क्रोधित हो उठा और उसने अपना हाथ फैलाकर उस बुजुर्ग व्यक्ति की ओर दौड़ लगाई। जैसे ही अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना हाथ बढ़ाया, उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं जब उसने महसूस किया कि बुजुर्ग व्यक्ति की हथेली उसकी गर्दन पर लिपट गई है। उसे पता ही नहीं चला कि बुजुर्ग व्यक्ति कब उस तक पहुंच गया और उसने महसूस किया कि उसका गला कस गया है, जिससे उसका दम घुटने लगा। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं जब उसने अविश्वास से उस हाथ को देखा जिसने उसे पकड़ रखा था। वह सदमे में था क्योंकि उसे बिल्कुल भी पता नहीं चला था कि उस व्यक्ति ने कब उसका गला पकड़ लिया था। बुजुर्ग व्यक्ति ने हल्के से व्यंग्य करते हुए उस आदमी की गर्दन को दबाते हुए कहा, युवक, तुम चीज़ों में बहुत जल्दबाजी करते हो। अगर तुम्हारी जान चली जाए तो किसी और को दोष मत देना। इतना कहते ही बुजुर्ग ने अपना हाथ घुमाया और उस भारी भरकम आदमी का शरीर अचानक इतनी तेजी से दूसरी तरफ उछल गया मानो वह किसी चूजे से भी हल्का हो। दीवार से टकराते ही फेंकने में इतनी जोर लगा कि दीवार कांप उठी। इस अचानक और अप्रत्याशित घटनाक्रम से यूलान के अन्य सदस्य स्तब्ध रह गए। अपने सदस्य को अचानक दीवार से टकराते देख उनमें से कुछ का चेहरा पीला पड़ गया। अपने पवित्र हथियार निकालकर वे सभी कुछ हिचकिचाहट के साथ उस बुजुर्ग की ओर दौड़े। तुम लोग खुद को जरूरत से ज्यादा समझते हो, धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग ने ठंडी चमक के साथ कहा। कमरे का तापमान अचानक बढ़ने के साथ ही उनके दाहिने हाथ में एक तेज लाल रोशनी दिखाई दी। जैसे ही अधेड़ उम्र के लोग उसकी ओर बढ़े, उसके हाथ में जलती हुई चमक अचानक हर दिशा में बिखर गई, मानो चिंगारियों से भरा कोई टूटता तारा उसकी हथेली से निकलकर उसकी ओर लक्षित हर एक संत हथियार से टकरा गया हो। डिंग 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 डिंग। जैसे ही चिंगारियां और संत हथियार आपस में टकराए, एक तीखी आवाज सुनाई दी क्योंकि यूलान कबीले की तरफ से आए संत हथियार अचानक दो टुकड़ों में टूट गए। पफ! अचानक उन आदमियों ने मुंह से खून थूक दिया, मानो उन्हें जोरदार चोट लगी हो। कुछ कदम पीछे हटते ही उनके चेहरे एकदम सफेद पड़ गए, उन पर खून का एक भी निशान नहीं था। उनमें से कुछ लड़खड़ाते हुए खड़े थे, लेकिन पल भर में ही वे जमीन पर गिर पड़े और उठ नहीं पाए। इन लोगों के पवित्र हथियार टूटते देख वहां मौजूद लोगों के चेहरे पर खुशी का भाव था। वे सब मन ही मन समझ गए थे कि ये अत्यंत अहंकारी यूलान कबीले के सदस्य पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। अगर किसी तरह बच भी गए तो तियान युआन महाद्वीप के सबसे निचले तबके के लोगों में गिने जाएंगे, अपाहिज। हालांकि वहां मौजूद सभी लोग इस बुजुर्ग की असाधारण शक्ति को देखकर और भी अधिक चकित थे। पलक झपकते ही उसने इन बलवान पुरुषों के पवित्र हथियारों को तोड़ दिया। इतने शक्तिशाली हमले से उसने किस स्तर की शक्ति प्राप्त कर ली थी? छोटे स्वामी, ऐसे लोगों के लिए उन्हें एल्डर शियू के हवाले करना ही काफी होगा। व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एल्डर की आंखों में हल्की सी चमक लौट आई और उन्होंने आदरपूर्वक अपने बगल में बैठे अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर मुड़ते हुए कहा। अधेड़ उम्र का वह आदमी बेहोश पड़े लोगों के पास जाते हुए अपने हाथ नीचे गिराते हुए बेपरवाही से बोला, मुझे ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं। यही इनकी सजा है। देखते हैं कि ये बच पाते हैं या नहीं। देखते हैं इनका क्या हाल होता है। छोटे से यूलान कबीले का इस हद तक पागल होना, छी। इतना कहकर वह उस मजदूर के पास बैठ गया जो सबसे पहले गिरा था, ताकि उसके जख्मों को देख सके। ये तो बस कुछ मामूली मामूली चोटें हैं, कुछ गंभीर नहीं। एक सरसरी नजर डालने के बाद अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने राहत की सांस ली और अपनी आस्तीन में छिपी अंगूठी निकालकर अपनी उंगली में पहन ली। उसने अपनी स्पेस रिंग से कुछ दवा निकाली और उसे उस आदमी के सिर के पिछले हिस्से पर लगाना शुरू कर दिया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की वर्तमान हरकत देखकर धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग केवल अपना सिर हिला सके। उनका ये युवा स्वामी अपने शत्रुओं के प्रति निर्दयी था, लेकिन अन्य सामान्य व्यक्तियों के प्रति ईमानदार और दयालु था। इस प्रकार का रवैया उन्होंने अक्सर नहीं देखा था। यूलान कबीले का ऐसा करना अपने आप में एक आपदा को न्योता देना है। एल्डर हुआंग ने आह भरी और जियान चेन की ओर मुड़कर कहा, आदरणीय वू यून, कृपया मेरे साथ आइए। जियान चेन ने भूरे वस्त्र पहने दोनों व्यक्तियों को देखकर सिर हिलाया और फिर एल्डर हुआंग के पीछे पीछे उस क्षेत्र से बाहर निकल गया। मन ही मन वह उतना शांत नहीं था जितना बाहर से दिख रहा था। मुझे नहीं लगा था कि ये दोनों व्यक्ति अप्रत्याशित रूप से इतने गहन विशेषज्ञ होंगे। अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है तो वह दूसरा अधेड़ उम्र का व्यक्ति भी एक पृथ्वी संत गुरु था। जियान चेन एल्डर हुआंग के पीछे पीछे नीलामी घर की दूसरी मंजिल तक गया और फिर एक अधिक सुरुचिपूर्ण दिखने वाले कमरे में प्रवेश किया। अतिथि कक्ष में प्रवेश करने के बाद जियान चेन ने हेवनली फीनिक्स ऑक्शन हाउस की प्रबंधक यूलियन को देखा, जो एक मेज के पास शांति से बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो वह कुछ समय से वहीं बैठी हो। आदरणीय वू यून, इतने लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के बाद आप आखिरकार लौट आए हैं। यूलियन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। जियान चेन ने बिना कुछ कहे हंसी का जवाब दिया और यूलियन के सामने सोफे पर बैठ गया। उसे कमरे तक लाने वाले एल्डर हुआंग कमरे में नहीं गए, बल्कि दरवाजा बंद करके चले गए। अध्याय 178, आने वाली मुसीबत। यूलियन के परिपक्व आकर्षण को देखकर जियान चेन के मन में अभी भी शांति और सुकून का भाव था। मैनेजर यूलियन, अब जबकि 5वीं कक्षा का जादुई जानवर बिक चुका है, क्या पैसा मुझे सौंप दिया जाएगा? यूलियन ने धीरे से हंसते हुए कहा, माननीय वू यून, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। हालांकि 5वीं श्रेणी का जादुई जानवर बिक चुका है, लेकिन वास्तविक लेन देन में अभी कुछ समय लगेगा। सिर हिलाते हुए जियान चेन ने कुछ नहीं कहा और बैठकर इंतजार करने लगा।
वह जानता था कि नीलामी अभी अभी समाप्त हुई है, उन्हें प्रत्येक वस्तु के लिए बोली लगाने वालों के बीच लेन देन करना होगा। इसलिए नीलामी घर से पैसे लेने से पहले उसे लेन देन पूरा होने का इंतजार करना पड़ा। जियान चेन की खोई हुई मनोदशा देखकर यूलियन ने अपनी भौहें सिकुड़ीं। अपनी परिपक्व छवि और आकर्षक व्यक्तित्व के साथ उनके चेहरे पर असंतोष झलक रहा था। कुछ क्षण संकोच करने के बाद उन्होंने धीरे से कहा, आदरणीय वू युन, आप महाद्वीप के किस भाग से आए हैं? ये सुनकर जियान चेन हंस पड़ा। ये तो एक दूरदराज और एकांत गांव में पैदा हुआ है जिसका कोई नाम नहीं है। अगर यह गांव का नाम बता भी दे तो मैनेजर यूलियन को पता नहीं चलेगा, इसलिए न बताना ही बेहतर है। उसके बाद यूलियन ने जियान चेन से उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश में उससे संबंधित प्रश्न पूछकर उसे बातचीत में शामिल करने का प्रयास जारी रखा। हालांकि जियान चेन अब अनुभवहीन नहीं थी। यूलियन ने अपनी वाक्पटुता का चतुराई से इस्तेमाल करते हुए जियान चेन को फंसाने और उससे कुछ निजी जानकारी निकलवाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे मिले हर जवाब से वह संतुष्ट नहीं थी। हर बार जब जियान चेन ने उसे जवाब दिया तो उसे वह जानकारी नहीं मिली जो वह सुनना चाहती थी, और जो भी जानकारी आशाजनक लगती थी वह वास्तव में बेकार साबित होती थी। लगता है ये वू युन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उससे मनचाही जानकारी निकलवाना बहुत मुश्किल काम है। ये सोचते हुए यूलियन को सिरदर्द होने लगा। यूलियन के चेहरे पर थोड़ी सी नाराजगी देखकर जियान चेन मन ही मन मुस्कुराया। धड़ 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 उसी क्षण लगातार दस्तकें सुनाई दीं। यह आवाज़ सुनकर यूलियन अपनी सीट पर सीधी होकर बैठ गई और सोफे पर लगे एक छिपे हुए बटन को दबाने के लिए हाथ बढ़ाया। ड्राइंग रूम का दरवाजा चुपचाप खुल गया। बाहर वर्दी पहने एक आकर्षक दिखने वाली 20 वर्षीय लड़की खड़ी थी। मैनेजर यूलियन, एल्डर हुआन चाहते थे कि मैं ये स्पेस बेल्ट आपको दे दूं। नौकर ने धीमी आवाज में यूलियन से कहा। उसे दे दो। हाँ मैम। नौकरानी ड्राइंग रूम में दाखिल हुई और यूलियन को स्पेस बेल्ट सौंप दी। उसकी निगाहें कुछ देर तक जियान चेन के चेहरे पर टिकी रहीं, फिर वह कमरे से बाहर चली गई। यूलियन ने स्पेस बेल्ट में रखी वस्तुओं का निरीक्षण किया, फिर मुस्कुराते हुए उसे धीरे से मेज पर रख दिया और कहा, श्री वू युन, आपने 5वीं श्रेणी के जादुई जीवों को बेचकर जो 110,000 बैंगनी सिक्के कमाए हैं वे सब इसमें मौजूद हैं। आप स्वयं देख सकते हैं। जियान चेन ने स्पेस बेल्ट को उठाया और उसके अंदर की सामग्री का निरीक्षण किया। स्पेस बेल्ट के अंदर चमकीले बैंगनी सिक्कों के 11 करीने से रखे ढेर दिखाई दे रहे थे। प्रत्येक ढेर में ठीक 10,000 सिक्के थे। इस प्रकार 11 ढेरों को मिलाकर कुल 110,000 बैंगनी सिक्के हो गए। अपना पैसा मिलने के बाद जियान चेन का वहां रुकने का कोई इरादा नहीं था। वह सोफे से उठा और यूलियन को विनम्रतापूर्वक इशारा करते हुए बोला, मैनेजर यूलियन, अगर और कुछ नहीं है तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। इतना कहकर वह मुड़ा और दरवाजे की ओर चल पड़ा। श्री वू युन, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। यूलियन ने अचानक जियान चेन को पुकारा। जियान चेन अचानक रुक गया और मुड़कर यूलियन की ओर देखा। मैनेजर यूलियन, क्या आप मुझे कुछ और बताना चाहती हैं? उसने सपाट स्वर में पूछा। यूलियन ने कुछ देर हिचकिचाने के बाद कहा, श्री वू युन, यदि आपके पास 5वें दर्जे का मॉन्स्टर कोड है तो हमारा हेवनली फीनिक्स ऑक्शन हाउस इसे आपकी इच्छानुसार किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार है। इसके अलावा हम इसे गुप्त भी रख सकते हैं। इस प्रस्ताव पर विचार करने में कोई हर्ज नहीं है। जियान चेन ने क्षमा मांगते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बहुत खेद है प्रबंधक यूलियन, मेरे पास 5वें दर्जे का मॉन्स्टर कोड नहीं है। उनके जवाब का इंतजार किए बिना जियान चेन ने दरवाजा खोला और चला गया। जियान चेन को अपनी नज़रों से ओझल होते देख यूलियन ने आह भरी और कहा, मैं तो बस तुम्हें चेतावनी देना चाहती थी। चूंकि तुम इतनी जल्दी में हो इसलिए अब और कुछ कहने का मन नहीं कर रहा। इस बार जो ताकतवर लोग आए हैं वे काफ़ी जटिल हैं। इस संकट से तुम बच पाओगे या नहीं ये तुम्हारी ताकत पर निर्भर करेगा। हेवनली फीनिक्स ऑक्शन हाउस से निकलने के बाद जियान चेन प्रवेश द्वार के सामने खड़ा हो गया और अपने आसपास का जायजा लेने लगा। जैसा कि उम्मीद थी, उसके चारों ओर कई संदिग्ध लोगों के निशान मौजूद थे। जियान चेन ने जरा भी देर नहीं रुकी और सामान्य गति से एक भीड़भाड़ वाली सड़क की ओर चलने लगा। हालांकि ज्यादा दूर जाने से पहले ही उसका चेहरा अचानक बदल गया। अपनी शक्तिशाली आत्मा की तीव्र बोध क्षमता का उपयोग करते हुए वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि सैकड़ों निगाहें चारों दिशाओं से उस पर टिकी हुई हैं। जियान चेन का दिल बैठ गया जब उसे एहसास हुआ कि वह थोड़ी सी मुश्किल में है। क्या ऐसा हो सकता है कि उन शक्तियों को पहले ही पता चल गया हो कि मैंने ही 5वीं श्रेणी के 2 जादुई जीवों की नीलामी की थी? या शायद हेवनली फीनिक्स नीलामी घर ने मेरी पहचान उजागर कर दी हो? हालांकि उसे यह एहसास था कि स्थिति उसके पक्ष में नहीं है, फिर भी जियान चेन का चेहरा शांत बना रहा। उसने अपनी सामान्य गति बनाए रखी, मानो स्थिति में कुछ भी गलत न हो, और वह हलचल भरी सड़क की ओर बढ़ता रहा। जैसे ही जियान चेन नीलामी घर से निकला, आसपास फैले कुछ लोग अपनी अपनी जगह छोड़कर जियान चेन के पीछे पीछे चलने लगे। अपने पीछे लोगों की हलचल भांपते हुए जियान चेन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसके भीतर लंबे समय से शांत पड़ा हुआ क्रोध एक बार फिर उबलने लगा। शिखर संत गुरु स्तर तक पहुंचने के बाद से जियान चेन ने कभी किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं की थी। वह वास्तव में यह प्रयोग करना चाहता था कि शिखर संत गुरु बनने के बाद एक महान संत गुरु उसके कितने हमलों को सहन कर पाएगा। महाराज, कृपया रुक जाए। उसी क्षण काले कपड़े पहने कुछ अधेड़ उम्र के पुरुषों ने अचानक जियान चेन का रास्ता रोक दिया। जियान चेन अचानक रुक गया और उन अधेड़ उम्र के पुरुषों की ओर उदासीनता से देखते हुए बोला, सज्जनों, क्या आपको मुझसे कोई काम है? उनमें से एक व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम फीनिक्स शहर के हीमिंग कबीले के सदस्य हैं। महाराज, हमारे हीमिंग कबीले का आपके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। हम तो बस आपको अपने हीमिंग कबीले के अतिथि के रूप में आमंत्रित करना चाहते हैं। हेमिंग वंश। ये सुनकर जियान चेन का दिल जोर से धड़कने लगा। फीनिक्स शहर में बीते कुछ दिनों में उसने इस वंश के बारे में जरूर सुना था।
ये फीनिक्स शहर का एक शक्तिशाली वंश था और यहाँ के 3 महान वंशों में से एक होने के लिए पर्याप्त रूप से बलवान था। मैं हीमिंग परिवार को उनके निमंत्रण के लिए धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मुझे अभी भी कुछ काम करने हैं, इसलिए मैं वास्तव में आपका अतिथि नहीं बन सकता। जियान चेन ने चतुराई से इनकार कर दिया। इस जवाब पर कबीले के सदस्यों के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। जिसने पहले बात की थी उसने आगे कहा, श्री वू यून, अब कई शक्तियाँ आपको जानती हैं। आपकी वर्तमान स्थिति बेहद दयनीय है। हम हीमिंग कबीला ही आपकी मदद कर सकते हैं। कृपया हमारे प्रस्ताव पर विचार करें। अध्याय 179 घेराबंदी में फंसा हुआ। जियान चेन का जवाब सुनकर उस आदमी की आंखों में खुशी झलक रही थी। वह इस वाक्य को सुनने की लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था। वह चाहता था कि जियान चेन आज्ञाकारी होकर उनके साथ हीमिंग कबीले में वापस चले, लेकिन यह इच्छा उसके चेहरे पर जाहिर नहीं हुई। तुरंत हमारे साथ हीमिंग कबीले में वापस चलो, नहीं तो जब रात तक सारे विशेषज्ञ पहुंच जाएंगे तो हीमिंग कबीला भी तुम्हारी मदद करने में असमर्थ हो जाएगा। जियान चेन की आंखों में व्यंग्य की एक हल्की सी झलक दिखाई दी, जो लगभग किसी को दिखाई नहीं दी। उसने जवाब दिया, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ हेइमिंग कबीले में वापस आ जाऊं तो हेइमिंग कबीला मुझे जरूर बचा लेगा। तुमने अभी अभी तो यही कहा था कि कई प्रभावशाली शक्तियां मेरे पीछे पड़ी हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हेइमिंग कबीला हर तरफ से होने वाले हमलों का सामना करने में सक्षम हो? उस व्यक्ति ने आत्मविश्वास से हंसते हुए कहा, बेशक, मैं मानता हूं कि तुम्हारे पीछे की शक्तियां वाकई शक्तिशाली हैं और लगभग हमारे हीमिंग कबीले के बराबर प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं, लेकिन यह मत भूलो कि हमारा हीमिंग कबीला इतना शक्तिशाली है कि वह फीनिक्स शहर की स्थानीय शक्ति है। साथ ही हीमिंग कबीले ने गुप्त रूप से कुछ अन्य कबीलों के साथ गठबंधन कर लिया है, इसलिए यदि तुम हमारे साथ सहयोग करने के लिए सहमत हो जाते हो तो तुम अन्य शक्तियों से सुरक्षित रहोगे। ओह, तो बात ऐसी थी। जियान चेन ने सिर हिलाया जैसे उसे अचानक कुछ समझ आ गया हो। तो जल्दी मेरे साथ चलो, रात तेजी से ढल रही है। हमारे आदमी उन्हें बस कुछ ही पलों के लिए रोक सकते हैं, अगर हमें ज़्यादा देर लगी तो हालात बिगड़ जाएंगे। यह मानते हुए कि जियान चेन हेइमिंग कबीले में लौटने के लिए राजी हो गया है, वह आदमी एक दिशा में दौड़ने लगा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ ज़्यादा सोच पाता, वह तुरंत रुक गया और भौहें चढ़ाकर स्थिर खड़े जियान चेन की ओर मुड़ा और बोला, तुम हिल क्यों नहीं रहे हो? जियान चेन के चेहरे पर कुछ संदेह के भाव थे। कहाँ जाना है? जियान चेन की बात सुनकर उस आदमी के दिल में डर बैठ गया, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि यह सब उतना आसान नहीं होगा जितना उसने सोचा था। और कहा, हम तो हेइमिंग कबीले में ही वापस जा रहे हैं, या तुम कहीं और मरना चाहते हो? लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, जियान चेन ने बिना किसी भावना के कहा। हेइमिंग कबीले के हर सदस्य के चेहरे का भाव अचानक बदल गया, क्योंकि समूह के मुखिया के चेहरे पर भी एक गंभीर भाव था और उसने ठंडे स्वर में जियान चेन को घूरते हुए कहा, वू यून, क्या तुम हमारे साथ खेल रहे हो? जियान चेन हंसते हुए बोला, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्या तुमने सुना कि मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हेइमिंग कबीले में वापस जाऊंगा? अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने एक गहरी सांस छोड़ी और फिर एक और गहरी सांस ली। उसकी निगाहें गुस्से से भर उठीं। गुस्से से हंसते हुए उसने कहा, अच्छा, बहुत अच्छा, वू यून, तुमने टोस्ट में एक प्याला पीने से इनकार कर दिया है, तो हार मानकर प्याला पी लो, हमें असभ्य होने के लिए दोष मत दो। इतना कहते ही अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने जियान चेन पर हमला कर दिया। जियान चेन की आंखों में ठंडी चमक आ गई और उसने अपना निजी पवित्र हथियार निकाल लिया। पलक झपकते ही उसके दाहिने हाथ में एक पतली और सुडौल चांदी की तलवार आ गई। हीमिंग कबीले के इन सदस्यों के सामने जियान चेन को उनकी शक्तियों में स्पष्ट अंतर दिखाई दे रहा था। उससे पहले बात करने वाला अधेड़ उम्र का व्यक्ति प्राथमिक महान संत गुरु था और उसके साथ मौजूद अन्य लोग केवल शिखर संत गुरु स्तर के थे। इस तरह की शक्ति का प्रदर्शन जियान चेन के लिए जरा भी खतरा नहीं था। अपने ऊपर हमला करते देख जियान चेन की लाइट विंड स्वॉर्ड की धारें धुंधली सी चमकने लगी, मानो तलवार की ऊर्जा उसे तेज कर रही हो। फिर एक ही बार में इतनी जोरदार आवाज हुई कि गलियों में इमारतें भी हिल गईं। हाँ, हीमिंग कबीले के सदस्य, तुम्हारी हरकतें वाकई बहुत तेज हैं। अचानक तलवार की ऊर्जा का एक अत्यंत तीव्र प्रवाह उठा और उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर तेजी से बढ़ा। इस अचानक बदलाव के साथ ही उस व्यक्ति का चेहरा बेहद गंभीर हो गया, क्योंकि उसने अपनी ओर आती हुई वस्तु से निकलने वाली तलवार ऊर्जा की प्रबल मात्रा को महसूस किया। मन ही मन आह भरते हुए उसके दिल को एहसास हुआ कि जियान चेन को पकड़ने का मौका हाथ से निकल गया है। एक कराह के साथ उसके हाथों में संत शक्ति का प्रबल प्रवाह भर गया और एक दोधारी तलवार प्रकट हुई। उसने उस तलवार का इस्तेमाल अपनी ओर तेजी से आती हुई तलवार ऊर्जा पर वार करने के लिए किया। जैसे ही जियान चेन ने उस तलवार को देखा, उसके पैर जमीन पर पटकने लगे और वह पीछे हट गया। टकराना। जैसे ही जियान चेन पीछे हटा, भारी मात्रा में ऊर्जा नीचे जमीन पर गिरी और धूल और मलबे का एक तेज बवंडर खड़ा हो गया। तबाही की आवाजें हर दिशा में गूंज उठीं, यहाँ तक कि पास की दुकानें भी झटके से क्षतिग्रस्त हो गई थीं। सड़क पर मौजूद सौभाग्यशाली राहगीरों में से जो बच गए, वे तुरंत बिना किसी झिझक के उस इलाके से भाग गए। तियान युआन महाद्वीप में युद्ध इतने आम थे कि यह घटना किसी के लिए भी नई नहीं थी, इसलिए राहगीरों के चेहरे पर डर या सदमे का कोई भाव नहीं था। भूकंप की लहर शांत होने के बाद हीमिंग कबीले का अधेड़ उम्र का व्यक्ति गंभीर भाव से अपनी मूल स्थिति में खड़ा हो गया। उसी समय लोगों का एक समूह जियान चेन की ओर पीछे से बढ़ने लगा। आसपास की इमारतों की छतों से भी कई लोग जियान चेन को पकड़ने के लिए शोरगुल भरी जगह की ओर कूद पड़े। देखते ही देखते पूरी सड़क सैकड़ों लोगों से भर गई, जिससे एक अभेद्य भीड़ का निर्माण हो गया। यहाँ तक कि पास की छतों पर भी लोग जमा हो गए थे। इस मामले से असंबंधित किसी भी व्यक्ति को तुरंत चले जाना चाहिए। अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, जिससे आसपास खड़े सभी लोग वहां से भागने लगे। इसके बाद भीड़ ने मिलकर एक खाली रास्ता बना दिया ताकि लोग जल्दी से वहां से निकल सकें। अपने आसपास मौजूद लोगों की संख्या को कम से कम 100 गुना अधिक देखकर जियान चेन का चेहरा सामान्य से अधिक गंभीर हो गया।
इस समूह में वह महसूस कर सकता था कि उनमें से कई काफी बलवान थे, जबकि अन्य कम से कम महान संत गुरु स्तर के थे। अध्याय 180, यह मेरा प्रस्ताव है। इस समय एक महंगे लाल चोगे में लिपटे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने चारों ओर मौजूद लोगों की भीड़ को देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, यह इलाका कितना जीवंत है, यहाँ इतने प्रभावशाली लोग मौजूद हैं। कितना दुर्लभ, सचमुच कितना दुर्लभ। ऐसा नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता है। इस बुजुर्ग ने तो कई सालों से ऐसा दृश्य नहीं देखा। हम बोले, यूपिंग, आपको अपने चेन कबीले के साथ ही रहना चाहिए था, आपको फीनिक्स शहर आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। एक और काले बालों वाला बुजुर्ग छतों में से एक पर खड़ा था। यूपिंग नाम के बुजुर्ग ने दूसरे सारस के बालों वाले बुजुर्ग को घूरते हुए ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, हुआंग पिंगशु, क्या फीनिक्स सिटी आने का तुम्हारा मकसद मुझे अपनी मनमर्जी करने से रोकना था? हम बूढ़े शैतान पिंगयू, मैं 5 साल पहले की घटना को भूला नहीं हूँ। इस मौके का फायदा उठाकर क्यों ना हम इसे हमेशा के लिए खत्म कर दें। हुआंग पिंगशु ने बूढ़े पिंगयू को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, जिससे उसकी जान लेने की मंशा साफ झलक रही थी। हाँ, सही कहा, अब समय आ गया है कि मैं 5 साल पहले का कर्ज चुका दूं। लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग ने कहा। उनके हाथ में संत शक्ति का एक बड़ा हिस्सा एकत्रित हुआ और तेजी से संघनित होकर 2.33 मीटर लंबी घुमावदार तलवार में बदल गया। इस समय तक दोनों बुजुर्गों का रवैया गंभीर हो चुका था। लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग के पास खड़े अधेड़ व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, आदरणीय यूपिंग, अभी अपने पुराने मतभेदों को सुझाने का समय नहीं है। आप दोनों के बीच के झगड़ों को सुझाने से पहले हमारे सामने जो काम है उसे पहले पूरा करना बेहतर होगा। लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा, जो भी हो हुआंग पिंगशु, इस वर्तमान स्थिति में अभी समय नहीं है। पहले हमारे सामने का यह मामला सुलझ जाए, उसके बाद ही हम अपनी शिकायतों का समाधान करेंगे। दूसरे बुजुर्ग ने जियान चेन को संक्षेप में देखा, ये जानते हुए कि अब कुछ और करने का अवसर है, और फिर नाक सिकुड़ते हुए कहा, तो मैं तुम्हें अभी के लिए छोड़ देता हूँ। इस समय लोगों का एक समूह सड़क के दोनों किनारों पर चल रहा था। उनकी तेज गति लेकिन एक समान चाल से उन्हें देखने वाला कोई भी व्यक्ति समझ सकता था कि वे एक ही समूह के सदस्य थे। जैसे जैसे वह समूह करीब आता गया, जिन घरों के पास से वे गुजर रहे थे, उनके किनारों पर खड़े पुरुषों ने उन्हें तुरंत आगे जाने दिया। वे लोग एक घर के किनारे रुक गए और घेराबंदी के बीच खड़े जियान चेन को घूरने लगे। यह अवश्य ही आदरणीय वू युन होंगे। जियान चेन ने अपना सिर घुमाकर देखा तो उसे सफेद वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति दिखाई दिया, जिसके सिर पर केवल 1 इंच बाल थे और चेहरे पर एक निशान था। जियान चेन ने कहा, हाँ, मैं वू युन हूँ। यहाँ सब लोग मुझे रोकने के लिए इतने सारे लोगों को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? मुझे इसका कारण नहीं पता। हाँ, आदरणीय वू युन, ये बुजुर्ग पूछना चाहता है, क्या वे 2 5वीं श्रेणी के जादुई पशु शरीर आपके द्वारा निर्मित नहीं किए गए थे? लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग ने प्रश्न किया। जियान चेन हल्की सी हंसी रोक नहीं पाया और बोला, मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझ जैसे गुमनाम व्यक्ति को इतने प्रभावशाली लोगों का ध्यान मिलेगा। लेकिन आपकी जांच सही निकली, उन 2 5वीं श्रेणी के जादुई जीवों को नीलामी घर में लाने वाला मैं ही था। अपने चारों ओर इतने प्रभावशाली लोगों के होने के बावजूद जियान चेन के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। 100 लोगों के इस घेरे के सामने भी वह ऐसे हंस रहा था मानो कुछ हुआ ही ना हो। माननीय वू युन, मैं फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन का उपनेता जो टोंग हूँ। चूंकि आपके पास श्रेणी 5 के जादुई जीव का शरीर है, इसलिए यह माना जा सकता है कि आपके पास श्रेणी 5 के मॉन्स्टर कोर भी हैं। हमारा फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन आपकी संतुष्टि के लिए इस मॉन्स्टर कोर को खरीदने के लिए तैयार है। क्या माननीय वू युन सहमत होंगे? बेशक, अगर आदरणीय वू युन एक 5वीं श्रेणी का मॉन्स्टर कोर बेचते हैं तो हमारा फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन आपका मित्र बन जाएगा। अगर आपको कोई समस्या आती है तो हमारा फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन उसे हल करने में आपकी अवश्य सहायता करेगा। क्या आदरणीय वू युन सहमत होंगे? जो टोंग छत पर खड़े होकर हल्की मुस्कान बिखेर रहा था। जो टोंग के बोलने के बाद एक और सांवले रंग के और हटे कट्टे व्यक्ति ने कहा, माननीय वू युन, मैं यांग संप्रदाय से हूँ। मैं इधर उधर की बातें नहीं करता, इसलिए मैं सीधे सीधे बोलता हूँ। आपके पास मौजूद 2 5वीं श्रेणी के मॉन्स्टर कोर में से यांग संप्रदाय एक खरीदना चाहता है। हम जो कीमत देंगे वह आपको पसंद आएगी, लेकिन क्या माननीय वू युन एक कोर बेचने के लिए सहमत होंगे? इन 2 प्रमुख शक्तियों को क्लास 5 मॉन्स्टर कोर की मांग करते देख अन्य प्रभावशाली शक्तियां भी पीछे नहीं रहना चाहती थीं। महाराज वू युन, हम यूलान कबीले से हैं। हालांकि तियान युआन महाद्वीप में हमें कोई खास दर्जा नहीं दिया जाता, फिर भी फायर क्लाउड सिटी में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारे यूलान कबीले को खुश करने की कोशिश न करे। बशर्ते आदरणीय वू युन हमें एक 5वीं श्रेणी का मॉन्स्टर कोर बेच दें, तब तक यूलान कबीला फायर क्लाउड सिटी में बिना किसी परेशानी के आराम से रह सकेगा। एक महंगे चोगे में लिपटे व्यक्ति ने कहा, महाराज वू युन, मैं मुतियान वंश से हूँ। महाराज वू युन, हम कदीर कबीले से हैं। वहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति जियान चेन से क्लास 5 मॉन्स्टर कोर खरीदने के लिए अपना मुंह खोलने लगा। कम से कम 10 शक्तियों को चिल्लाते देख जियान चेन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मुझे सबको निराश करने का डर है, लेकिन मेरे पास कोई भी 5वें दर्जे का मॉन्स्टर कोर नहीं है। हालांकि इन 2 5वें दर्जे के जादुई जीवों को बेचने के लिए मैं ही लाया था, लेकिन मैंने इन्हें मारा नहीं था, मुझे तो बस इनके शव मिले थे। हाँ, आदरणीय वू युन को अब इसे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5वें दर्जे के जादुई जीव का शरीर इतना कीमती है कि स्वर्ग संत गुरु भी उसे यूं ही नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा हमने 5वें दर्जे के जादुई जीवों के शवों का निरीक्षण किया है और पाया है कि इन दोनों जादुई जीवों ने आपस में लड़कर अपनी जान गंवाई थी, और बाद में एक व्यक्ति ने उन्हें पाया। घावों से यह आसानी से पता चल गया कि एक कृत्रिम घाव किसी कमजोर व्यक्ति ने किया था, जिसने फिर उस जीव के मूल तत्व को निकालने की कोशिश की थी। इसका मतलब है कि यह वास्तव में आदरणीय वू युन ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक बुजुर्ग हंसे, मानो वे अपने दोस्तों के साथ मौसम की चर्चा कर रहे हों।
जी हाँ महाराज वुयुन, हम आपसे केवल 5वीं श्रेणी के मॉन्स्टर कोर खरीदना चाहते हैं, उन्हें चुराना नहीं। अगर आप उन्हें हमें बेच भी देते हैं तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ये 5वीं श्रेणी के मॉन्स्टर कोर आपके पास सुरक्षित नहीं है और इन्हें अपने पास रखना निश्चित रूप से विपत्ति लाएगा। अगर आप इन्हें हमें बेच देते हैं तो आप इतनी बड़ी रकम कमा सकते हैं कि आपको कपड़ों या खाने की चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आप अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कई मॉन्स्टर कोर खरीद सकेंगे। भविष्य में किसी दिन आप महान संत गुरु या यहाँ तक कि पृथ्वी संत गुरु भी बन सकते हैं। इसमें आपका क्या नुकसान है? फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन के जो टोंग ने कहा। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।